मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और हमारा शो भी एंजॉय कर रहे होंगे, अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। रिश्ते ना बहुत ही कीमती चीज़ होते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए हमें। अपनों के लिए हमें वक्त निकालना चाहिए, जो कि निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि हम लोग इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी आजकल गुजार रहे हैं कि उनके साथ बैठना, उनकी बातें सुनना बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो जनाब, उनकी जो छोटी छोटी बातें होते हैं ना, उस हवाले से हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का एक कॉल है कि दुनिया के बड़े बड़े मज़ामीन बेशक ना पढ़ें, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ज़रूर तवज्जो देना सीखें और उनको राज़ी रखें जो हम सफ़र हैं, चाहे वो हम ख्याल ना भी हों। तो जनाब, अपनों की बातों पर ध्यान देना चाहिए हमें, उनके एहसासात समझकर, वरना बाद में पछतावा ही हमारी ज़िंदगी में रह जाता है। तो इसलिए जो हमारी ख्यालात पर नहीं भी उतरते हैं, जो हमारे हम ख्याल नहीं भी होते हैं, उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी बात भी सुननी चाहिए, समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, वो चाहे हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, हमारे दोस्त अहबाब हों, वो हमारे हम ख्याल ही हों या हमारे जैसा ही सोचते हों। तो इसका ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमें उनकी ओपिनियन की भी कदर करनी चाहिए। तो अब इसी पैगाम के साथ हम आगे बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ। और जिस तरह बात हो रही थी मौसम के हवाले से, तो मौसम जो है उसमें शिद्दत आती जा रही है, गर्मी बढ़ती ही जा रही है और ख़ासतौर पर लाहौर और लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके शदीद माहौलियाती तब्दीली की जद में है इस वक्त, और जिसकी वजह से लाहौर के बासियों को कभी हमें स्मॉग का मसला दरपेश होता है, कभी हीट वेव जैसे वो आने भी वाली है और इसका खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तो लाहौर की फ़ज़ा आलूदा से आलूदा तरीन होती जा रही है। फ़ज़ा में आलूदगी की शरह में इजाफा फेफड़ों के कैंसर, सांस की बीमारियों समेत कई खतरनाक बीमारियों की भी वजह बनता है, जिसमें दमा या एस्थमा नामी बीमारी सरे फहरिस्त आती है। ये एक ऐसी दायमी मर्ज है जो ताउमर इंसान को अपनी गिरफ्त में जकड़ कर रखता है और दुनिया भर में 33 करोड़ से ज़ायद अफराद इस मर्ज का शिकार होते हैं, जबकि ये दायमी मर्ज हर साल तकरीबन 2.5 लाख अफराद की जानें भी ले लेता है। और आजकल दमे की बीमारी से मुतालिक आगाही का आलमी हफ्ता भी मनाया जा रहा है। तो ये बीमारी है क्या, इसका इलाज कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इरफान मलिक है, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट है। डॉक्टर इरफान, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन। आप क्या हाल? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर इरफान, जैसे कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये वीक मनाया जा रहा है इस्तेमा के हवाले से, तो सबसे पहले तो हमें बताएं कि इस्तेमा होता क्या है। जी थैंक यू सो मच। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने डिस्कस किया। पूरा वीक हम लोग यही आज इसको अवेयरनेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। एस्थमा एक सांस की दायमी तंगी है, जैसे आपने बड़ा वर्ड दिख रहा था, बड़ा अच्छा यूज़ किया। ये डिफरेंस है इसका। जब हम शुरू में आज से कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो लोगों का ये ख्याल था कि ये वक्ती एक डिजीज़ है और ये होती है और फिर पेशेंट ठीक हो जाता है। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये बचपन में होता है और बड़े होकर ठीक हो जाता है। लेकिन अब ये बात साबित हो चुकी है कि ये डिजीज़ फॉर एवर है, आपके साथ चलती है। और मैं अब अक्सर ये बात करता हूँ, जैसे आप बात कर रही थी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की, तो एटलीस्ट जो बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं उनमें तो ये बात 100% ट्रू है, बिकॉज उनमें फैक्टर इतने ज़्यादा हैं कि जो उनको ट्रिगर रखते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है कि ये रहती है। सो ये सांस की वो तंगी है जो कि किसी हद तक मुस्तकिल आपके साथ चलती है अगर आप में ये बीमारी मौजूद है। मतलब हमारे जो आलूदगी जैसे हमारे यहाँ पे बहुत बढ़ती जा रही है, लाहौर सर फहरिस्त पे रहता है, वो चाहे स्मॉग का मसला हो या आजकल भी आलूदगी बहुत ज्यादा है, हीट वेव भी आने वाली है, तो मतलब ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। देखिए, एस्थमा का सबसे 80% लोगों में, 80% लोगों में एस्थमा का फैमिली में होना जरूरी है। अच्छा, 20% ऐसे हैं जिसमें हमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं मिल रहा होता कि कहाँ से उनको एस्थमा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब जितने भी लोग एस्थमेटिक हैं उनके लिए फिर कुछ ट्रिगर्स होना जरूरी है। अच्छा। ट्रिगर्स इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं, जैसे आप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ट्रिगर्स इनसाइड द होम भी हो सकती हैं, जिसमें हम डस्ट माइट कहते हैं, जिसमें हम कॉकरोच कहते हैं, जिसमें हम परफ्यूम्स कहते हैं, जिसमें हम कुछ सोप्स कहते हैं और कुछ डाइट का एलिमेंट होता है। तो ये ट्रिगर्स होना जरूरी है। इट्स वेरी लेस लाइकली, बहुत मुश्किल है ऐसा हो कि किसी आपको ट्रिगर ना और आपका एस्थमा है वो फ्लेयर कर जाए। सो इन ट्रिगर्स को ही आपने ज़हन में रखना होता है, एस्थमा के सिम्टम्स को आपने ज़हन में रखना होता है और इलाज करना होता है। यूजुअली इट्स अ कंट्रोलेबल डिजीज, यानी अगर आप इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो हम इससे डेथ अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेक्ट नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि डिजीज़ का नाम हम जो है उसको सुनते ही हम लोग, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, कुछ ऐसी डिजीज़ हैं अगर हम किसी को बता दें, स्पेशली फीमेल्स को,
कि आपको दमा है तो वो तो बेचारी ऐसे जीते जी मर जाती है। आधी जिंदगी उनकी अच्छा, अगर वो खत्म बेचारी हो छोटी जाती बच्ची है, वो ना हो तो माँ का चेहरा देखने वाला, डॉक्टर साहब दमा नहीं हो सकता। हाँ। कुछ और, तो उसको कुछ और कहने के लिए कुछ डॉक्टर्स जो है इसको एलर्जी का नाम दे देते हैं। सही। अब एलर्जी की एक्सेप्टेबिलिटी इन द सोसाइटी इज देयर। वो कहते लेकिन हैं क्या जी ये इस तरह स्टार्ट हो सकता है डॉक्टर इरफान की एलर्जी हो और उसके बाद हम लोग लीड टुवर्ड्स एस्थमा चले देखिए, जाएं? सम ऑफ वर्ड एलर्जी एंड एस्थमा एक डिजीज के दो नाम है। अच्छा, एलर्जी थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है तो हम उसे कह देते हैं। ठीक। एलर्जी क्या है? एलर्जी वो अलामत है जिनसे आपको जो एस्थमा की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, ठीक है। सो चीजें दोनों एक ही हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन में एलर्जी की एक्सेप्टेबिलिटी है। आप कहते हैं जी आपको एलर्जी है तो वो 10 साल भी सुकून से गुजार लेंगे। द टाइम आपने इसको डिक्लेयर किया जी आपको अस्थमा है तो वो बेचारों के चेहरे लटक जाते हैं, डॉक्टर साहब नहीं, दमा नहीं हो सकता, ये तो दमा नहीं है। तो हालांकि इसकी जो अलामत है वो बड़ी क्लासिकल अलामत है। इसमें हमें 80 से 90% लोगों में किसी टेस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती, जस्ट हम उसकी हिस्ट्री से ही जज कर लेते हैं कि इसको अस्थमा है या नहीं। तो फिर क्या इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, ताकि पता चल जाए एक आम सांस जब हम ले रहे हैं उसमें और एक दमे के मरीज में क्या फर्क होगा? देखिए, सिंपल सी 4 इसके अलामत हैं। खांसी, सांस में सीटियों की आवाज का आना, अच्छा, चलने से सांस का फूलना या सांस में तंगी। ठीक ये है। एक या इससे एक से ज्यादा अलामत अगर आप में हो, दिन के किसी पहर में भर जाए, लाइक रात को या अर्ली मॉर्निंग, किसी मौसम में ज्यादा हो जाए, और सबसे इंपॉर्टेंटली इसके इन बिटवीन आप बिल्कुल सिम्टम फ्री हो जाए, ओके, आपको कोई सिम्टम्स ना हो, तो आप समझ लें कि ये आपको एस्थमा, और अच्छा। आपको कोई टेस्ट की जरूरत नहीं। और ऐसा ही होता है, हमें खांसी है जी, कब कितनी देर हो गई है डॉक्टर साहब? 2-3 साल हो गए हैं। पहले कब होती है जी? रात को ज्यादा होती है, अच्छा, रात को और सुबह फजर के वक्त। बीच में ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर सर्दियों में ज्यादा होती है, स्मोक मतलब में। खुद ही से So ठीक हो ये जाती है। हाँ, मतलब ऑटोमेटिकली ठीक हो रही है, तभी तो वो पेशेंट उसको लिफ्ट नहीं कराता ना। हाँ, तो पेशेंट लिफ्ट उस वक्त करवाता है जब वो उसको चलने से सांस फूलता है, हाँ, या उसको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ओके। तो वो जो इंपॉर्टेंट टाइम है ना, वो पेशेंट मिस कर रहा होता है। फिर आप तो इतने चेस्ट स्पेशलिस्ट मौजूद हैं हमारे लाहौर में भी और बाकी मुल्क में भी, कि वो उसको एक आध दफा जरूर बताते हैं कि अस्थमा है, लेकिन वो उस डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते जो अस्थमा बताते जो हैं। बता रहा है, हाँ, हाँ। वो उसके पास जाना चाहते हैं जो कहता है एलर्जी है, गुमराह कर रहे हाँ, हैं। मतलब वो नहीं, वो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो भी एक लिहाज से ठीक होता है। आप पहले क्योंकि सेशन हम में लोग उसको खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होते ना उस आप अगर चीज को। पहले सेशन में उसको बता देंगे अस्थमा है तो वो हाँ। तो नहीं काबू आएगा। तो आप उसको, मैं समझता हूँ कि ठीक है, एलर्जी बता के आप ट्रीटमेंट दें, बिल्कुल जब वो ऐसे ही, बेहतर हाँ। हो जाता है फिर वो आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेता है, जी ठीक है। लेकिन क्या डॉक्टर इरफान इसके यही सिम्टम्स हैं, साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये अस्थमा का प्रॉब्लम है, या कोई और भी इसकी स्वेरिटी भी हो सकती है जिसकी वजह से हम लोग फिर फौरन से रुजू करना है हमने डॉक्टर से? देखिए, अलामत तो ये 4 ही, ठीक है। अब यही 4 अलामत बढ़ सकती हैं जिसकी वजह से मरीज हमारे पास इमरजेंसी में है। अच्छा, जब सबसे इंपॉर्टेंट जो अलामत है जिसको हम एक्यूट सीवियर एस्थमा अटैक कहते हैं, वो होता है कि जब सांस बहुत ज्यादा फूलना शुरू होता है, इतना फूलना शुरू होता है कि पेशेंट एक गो में पूरा सेंटेंस भी नहीं कह पाता। ओके, ये उसकी अलामत है स्वेरिटी की कि वो बहुत सीरियस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी सांस में से आवाजें आना शुरू हो जाती सही। हैं, फिर सांस इतना बंद हो जाता है कि बिल्कुल भी उसकी आवाज जो है उसमें आना बंद हो जाती है। अच्छा। तो ये इसकी स्वेरिटी की डिफरेंट अलामत है। ठीक है, अब इसकी जब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं तो फिर ट्रीटमेंट भी आपको खुद पता होनी चाहिए इसमें एज अ पेशेंट, कि अगर मुझे ये अलामत है तो मैं वो जो टाइम हॉस्पिटल जाने तक मैं वेस्ट कर रहा हूँ, उस वक्त कुछ ना कुछ मैनेजमेंट मैं एट होम कर लूँ ताकि मुझ में कोई बेहतरी आ जाए। तो इसका अगर इनिशियल स्टेजेस पे अगर इसको पकड़ लिया जाए तो ये कंट्रोलेबल है, क्योरेबल भी है, क्या कह सकते हैं इसको? ये वो सवाल है जो मरीज जिससे हमसे भागते और बार बार पूछता है, डॉक्टर साहब ये, और एक मिथ है ना जी, पिछले साल जो स्लोगन था वही था कि हमने मिथ ब्रेक करने। एक मिथ है कि जी बच्चों का जो अस्थमा है वो बड़ों के ठीक हो जाता है। दिस इज नॉट राइट। ओके, हमने कह दिया अस्थमा, आपने खुद वर्ड लिखा हुआ है बड़ा अच्छा कि दायमी सांस की दायमी तंगी। मर्ज। सो ये क्रॉनिक, ये लंबा अरसा चलने वाला है। हाँ जी, ये प्रोबेबिलिटी है कि जिन बच्चों में होता है उनमें 1/3 बच्चे बड़े होकर ठीक हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ये आता है ना कि देखिए आपके पास ट्रिगर्स बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लाहौर में रह रहे हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से नहीं बच पाते। आप खुद अपने सराउंडिंग में देख लें, आप अपने इधर कोलीग्स को देखें तो कोई ना कोई नज़ला जुकाम खांसी हर मौसम में चलता होता है। नॉर्मली exactly, ऐसा हाँ। नहीं था। आज से 4-5 साल पहले जाएं तो ये सीजनल लिमिटेड, बिकॉज एक्सपोजर इतना ज्यादा, इस वजह से ये डिजीज अब मुस्तकिल परसिस्ट कर रही है। अच्छा, आपने बात की क्योरेबल, तो क्योरेबल वर्ड हम यूज नहीं करते। ओके, हम कहते हैं ये कंट्रोलेबल। सही। सो कंट्रोलेबल का मतलब ये है कि उसकी अलामत बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और वो अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी कर सकता है। अब डेली रूटीन एक्टिविटी का मतलब ये है कि वो फिजिकल एक्टिविटी भी करेगा। अब ये नहीं है कि एक एथलीट है, उसको भागने से सांस फूलता है तो उसने भागना ही छोड़ दिया है और वो कहेगा मैं फिजिकली फिट हो गया। नॉट एट ऑल है। अब वो ट्रीटमेंट ले रहा है और ट्रीटमेंट के साथ अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी भी कर रहा है, तो फिर हम ये कहते हैं कि इसका अस्थमा जो है दमा कंट्रोल है। तो फिर क्या इसका ट्रीटमेंट क्या है, कहाँ से किस स्टेज से स्टार्ट किया जाता है इसका ट्रीटमेंट, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? देखिए,
पहली बात बहुत सिंपल, मैंने आपको बताया कि खांसी, सांस में सीटों हाँ की जी। आवाज़ का आना, चलने से हाँ। सांस का फूलना, सांस में तंगी है, और ये अलामत आपको कभी होती हैं, कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है, ठीक तो ये है। एस्थमा है। इसमें किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ओके। अगर आप बहुत ही इंथुजियास्टिक हैं, गूगल करके हमारे पास आ गए हैं, तो हम आपको शौक से एक स्पायरोमेट्री टेस्ट करवा देते हैं, विच इज़ अवेलेबल। अच्छा, ठीक वैसे है। वो भी डायग्नोस्टिक नहीं है, तो आप उसके बाद डायरेक्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को बताते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें वो जो पेशेंट हमारे पास पहुंचते हैं उसमें कोई डाउट नहीं होता, तो उनको इनहेलर स्टार्ट करा दिया जाता है। अब ये सेकंड बिगेस्ट इशू है, आपको हाँ। एस्थमा डिक्लेयर करना है आपकी सोसाइटी को, उस पे दूसरा आधी जान निकल inhaler पे गई, लगाना। दूसरा उसको इनहेलर देना, डॉक्टर साहब नहीं ये तो लग गया तो लग गया। अब हम हाँ, ये so- सारे बैठे हुए महफिल में बैठे हुए इनहेलर यूज हाँ, करेंगे। इनहेलर नहीं डॉक्टर साहब, इनहेलर हाँ, नहीं हमने लेना। हाँ। अब सिंपल मैं अक्सर बात करता हूँ कि मुझे बताएं, अगर आपके आंख में प्रॉब्लम है तो दवाई कहाँ डालेंगे? आंख में डालेंगे, तो कान में obviously। प्रॉब्लम है, कान में डालेंगे। हाँ। जब सांस का मसला है तो सांस में ही लेंगे ना। देखिए, आप एक टैबलेट लेते हैं, वो आप खाते हैं, वो डाइजेस्ट होती है, वो अच्छा। लिवर में जाती है, वो किडनी में जाती है, वो लंग्स में जाती है, उसके मल्टीपल साइड इफेक्ट हैं। अब ये प्रूवन है कि दमे का पहला और वाहिद और आखिरी इलाज जो है वो इनहेलर से ही है। सही। अब इनहेलर मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। ठीक है। कुछ इनहेलर्स हैं, जैसे ये आप इसमें जो शो कर रहे हैं, इसको हाँ। एमडीआई इनहेलर कहते हैं, इसको हिला के शेक करके लिया जाता है। हाँ, हाँ। कुछ पाउडर फॉर्म में होते हैं, ठीक कुछ है। कुछ में बिल्ट इन पाउडर होते हैं, उसको जस्ट ओपन किया जाता है। अच्छा। सो इनके मिथ ब्रेक करने के लिए हम ये भी कह देते हैं कि जी इनहेलर नहीं दे रहे, ये कैप्सूल है, इसको खींच लें। अच्छा, वो कैप्सूल खींचने वाला इनहेलर ले लेगा, ठीक। ये वाले इनहेलर पे जो आप शो करें, जी। इस हेल ऑफ जो आपके हम इसको कन्विंस कर पाए कि आप इस पे लेंगे। हालांकि डिलीवरी जो है, डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इस लाइक परफ्यूम जो एमडीआई होते हैं, हाँ, हाँ। इनकी डिलीवरी ज्यादा बेहतर होती है इन डीप अच्छा, इनसाइड द लंग, अच्छा। लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी इनकी सबसे कम है हमारी सोसाइटी में। तो हम उनको इनहेलर एडवाइस कर देते हैं और बताते हैं कि आपने इनहेलर को पहले हस्बे ज़रूरत लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको एक हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा लेना पड़ता है तो इसका मतलब है आपने इसको रेगुलर लेना है। देखिए, एस्थमा की मैनेजमेंट में हमेशा एक स्टेप लैडर पैटर्न होता है। अच्छा। आप एस्थमा डायग्नोज कर दिया, आपने ट्रीटमेंट एडवाइस कर दी, आप पेशेंट को अपने कंसल्टेंट को 4 वीक्स के बाद लाजमन चेक करवाएं। ठीक है। अब 4 वीक्स के बाद 2 से 3 ऑप्शन हो सकते हैं। पेशेंट का एस्थमा फुली कंट्रोल्ड है, ओके। पेशेंट का एस्थमा किसी हद तक कंट्रोल है, हाँ। या पेशेंट का एस्थमा बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। अगर फुली कंट्रोल्ड एस्थमा है तो जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसी ट्रीटमेंट को हम फर्दर 4 वीक्स कंटिन्यू रखेंगे और अगले 4 वीक्स के बाद हम उसको स्टेप डाउन कर देंगे। ठीक है। अगर वो अनकंट्रोल है या पार्टली कंट्रोल है तो हम उसकी ट्रीटमेंट को स्टेप अप कर देंगे। सो आपका फॉलोअप विद योर कंसल्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस पूरी ट्रीटमेंट के दौरान ये कोशिश जरूर करेंगे कि उसकी दवाइयों को कम करते जाएं। ठीक है। एक लेवल वो आ जाए कि जब वो मिनिमम मेडिसिन पे हो और उसकी एक्टिविटीज नॉर्मलाइज हो जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद यूजुअली हम रिस्क नहीं लेते। लाइक फॉर एग्जांपल, एक इनहेलर था, एक गोली थी, एक सिरप या ऐसी कोई चीज वो ले रहा था, तो अब अगर वो सिर्फ एक इनहेलर की एक डोज सुबह शाम पे वो फिक्स हो जाता है, सही। तो हम रिकमेंड करते हैं कि इसको कंटिन्यू रखा जाए फॉर मिनिमम 3 मंथ एंड देन वी विल फॉलो द पेशेंट कि अगर वो बेहतर है तो हम इसको बंद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन टेक्निकली ये कहा जाता है कि जवानों में, बड़ों में एस्थमा की ट्रीटमेंट बंद नहीं की जा सकती। बंद नहीं की जा सकती, लेकिन बहुत से लोग इस वजह से भी ये जो इनहेलर नहीं यूज करते कि सारी जिंदगी हमें लग जाएगा और हम सारी जिंदगी इसको साथ लेकर चलेंगे। तो ऐसी स्टेज आ सकती है कि आप खुद उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अगर ऐसी एक्टिविटीज करें, ऐसे कंट्रोल करें अपने एस्थमा को ताकि आपको इनहेलर ना यूज करना पड़े। देखिए, ये डिपेंड करता है, इसकी फिनोटाइप्स कहते हैं। एक ऐसा पेशेंट है जिसको एक परफ्यूम या पता लगा है कि इस एक फैक्टर से एस्थमा हो रहा है, ठीक है, उसको अवॉइड कर लेते हैं। ओके। लेकिन ये मल्टी फैक्टोरियल है, इसमें एक चीज फैक्टर नहीं बनती होती। हाँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी है, अगर वो एनवायरमेंटल उसको रीजनिंग थी तो यहाँ से किसी और इलाके में जाए तो बेहतर होता है। बहुत से पेशेंट जब आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम बेहतर फील करते हैं। इस्लामाबाद में आपको पता है पोलन बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। तो जब वो इस्लामाबाद छोड़ के किसी और जगह पे जाते हैं वो बिल्कुल कंट्रोल्ड एस्थमा होता है। सिर्फ पोलन के सीजन में उनका एस्थमा बढ़ता है। तो ये लकी लोग बहुत कम होते हैं। यूजुअली आपको ट्रीटमेंट को लेना पड़ता है। एस्थमा का इनहेलर ना लेने की बड़ी वजह वही है जो आपने बात की। वो सवाल ये कहता है डॉक्टर साहब ये लग गया तो लग गया, लग गया। हाँ। So, इंसुलिन का भी ये प्रॉब्लम है ना, इंसुलिन नहीं लगाता, अगर लग गई तो लग गई। हाँ। लेकिन ये चीज समझाने वाली है कि जी इसका इलाज ही यही है। इसकी डोज इतनी कम है। देखिए, इनहेलर की डोज इतनी कम है कि अगर हम टेबलेट देते हैं तो उससे 1000 गुना कम उसकी डोज हम इनहेलर की देते हैं। और इनहेलर डायरेक्ट लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है, वो कोई और सिस्टम में नहीं इन्वॉल्व, किसी और ऑर्गन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये समझे कि ये इनहेलर इसका इलाज है। और अब तो ऐसे अच्छे इनहेलर हैं कि आपने सुबह उठ के लेना है या रात को सो के लेना है, इन बिटवीन आपको यूजुअली जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। लेकिन ऐसा पेशेंट जो है ना वो हमें बहुत कम मिलता है।
पेशेंट बहुत बेहतर हो जाते हैं ट्रीटमेंट के 2-3 वीक्स के बाद वो अपनी ट्रीटमेंट को बंद कर देते हैं। और दूसरा डॉक्टर साहब, जो ये अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनको रात को नींद के हवाले से भी बड़ी उनको डिस्टर्बेंस होती है, वो सांस नहीं सही तरीके से ले पा रहे होते हैं, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि सांस लेते हैं तो सीटियों की आवाज़ आती है, तो इस तरह फिर वो क्या करें रात को सोते? यही तो कंट्रोल हमने देखना होता है ना। हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, जब वो ट्रीटमेंट लेता है तो ये बेहतर हो जाता है। अच्छा, इनमें से कुछ लोगों में 1-2 अलामत एक्स्ट्रा भी होती हैं, जिसमें केरा गले में गिरना, ये लोगों में 70% लोगों में ये भी कॉमन होता है, इसको भी ट्रीट किया जाना चाहिए। कुछ लोगों में स्टमक का रिफ्लक्स होना, तेजाबियत का ऊपर आना, ये भी एक वजह होती है। तो ये दोनों चीजें साइड बाय साइड अस्थमा में जरूर हमें देखनी चाहिए, अगर हैं तो इसका इलाज करना चाहिए। लेकिन एक मैं बताऊं, हमें बिलीव मी कोई मरीज ऐसा नहीं मिलता जो बेहतर नहीं होता, बेहतर सारे हो जाते हैं, बट कंप्लायंस उनकी पुअर है, कंटिन्यूटी जो है वो नहीं वो रखते, वो बंद कर देते हैं। तो मुझे बताइए, आजकल स्ट्रेस और एंजाइटी भी बहुत से लोग ले रहे हैं, ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि आपका अस्थमा ट्रिगर हो? बिल्कुल, स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और स्ट्रेस तो आपको पता है आजकल तो हमारा वैसे ही छोटा बच्चा भी ले रहा होता है, तो बिल्कुल स्ट्रेस हमारी जो बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए, और वो हमें अक्सर कंफ्यूज रखता है पेशेंट का। स्ट्रेस एक मेन वजह होती है, और हम इतने मल्टीपल टेस्ट करा रहे होते हैं लेकिन स्ट्रेस को हम फोकस नहीं कर रहे। स्ट्रेस दोनों तरह के, डिप्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिप्रेशन से भी अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। तो ये तो एज अ होल आपको कम रहना चाहिए अब स्ट्रेस, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि हम लोग इसको खत्म कर पाए। और जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं वो देखिए, सिगरेट नोशी तो इज अ मदर ऑफ एवरी डिजीज ना। देखिए, सिगरेट और अस्थमा का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, वो छोड़ देगा सिगरेट, अच्छा, क्योंकि उसका अस्थमा ट्रिगर होता है। लेकिन ऐसे मुजाहिद भी हैं जो सिगरेट पीती हैं। अच्छा, अब अगर वो सिगरेट पी लेते हैं और उनकी बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है अस्थमा के साथ, तो ये वो अस्थमा है विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ऐसे लोग हैं जो उसको स्टार्ट कंटिन्यू रखते हैं, और फिर जब वो हमारे पास आते हैं तो वो सिंपल ट्रीटमेंट को तो रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनको मैक्सिमम, इसकी 5 स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट है, उनको मैक्सिमम स्टेज पे जाना पड़ता है। तो जो स्मोकिंग है वो लोहड़ी है तो एटलीस्ट छोड़ दें, क्योंकि उनके एनवायरनमेंट में इतना स्मोक है कि उनको जरूरत ही नहीं स्मोक होता है कि उन्हें फिर ऊपर से जब एक्स्ट्रा स्मोक इनहेल करते हैं तो फिर उसकी वजह से और चीज जो है या और उनकी जो बीमारी है वो खतरनाक होती शुरू हो जाती है, सिचुएशन खराब हो जाती है। तो जनाब, ये आप लोगों ने खासतौर पर ख्याल रखना है, जो पेशेंट्स हमें देख रहे हैं अस्थमा के पेशेंट्स, उनके लिए ये खासतौर पर हम लोगों ने पैटर्न किया था इस टॉपिक को कि आप लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए अस्थमा के हवाले से कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर इरफान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं, और अस्थमा वीक मनाया जा रहा है, अस्थमा के हवाले से आगाही ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचानी है हमने, और आप लोगों ने भी जिन्होंने हमें सुना है, अगर आप लोग भी बहुत से लोगों को जानते हैं जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उन्हें बताइए कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना है उन्होंने। आप मजीद भी देखते रहिए, हमें बहुत सी बातें करनी है यहाँ पे। वक्त छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ईद उल फितर से लेकर ईद उल अजहा तक के 2.25 महीने पाकिस्तान में शादियों का सीजन समझे जाते हैं, लेकिन क्योंकि अब ये दौरानिया मौसम गर्मा में है तो इसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में शादियों की तकरीबात भी हो रही हैं इस वक्त, जिसकी बड़ी वजह गुज़श्ता 2 सालों के दौरान कोरोना वबा की वजह से लगने वाली पाबंदियां भी हैं। अब क्योंकि कोरोना SOPs का काफी हद तक खात्मा भी हो चुका है और कोरोना पे हमने काबू भी पा लिया है, तो तकरीबात अपने उरूज पर हैं, और शादी ब्याह की तकरीबात बहुत ही खास इवेंट होते हैं हमारे लिए, और हर वालिदैन की कोशिश होती है कि जनाब मेहमानों की खातिर तवाज़ो तरह तरह के खानों से की जाए, जो माशरती तकसीम की वजह भी बनती है। और हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता कुछ सालों से 1 डिश पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई थी, लेकिन 1 डिश पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के कई केसेस भी सामने आते हैं, और अब पंजाब हुकूमत का 1 डिश के कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला सामने आया है, और इस बात का इंदिया भी दिया गया है कि अब तकरीबात में सिर्फ 1 डिश ही चलेगी, और इंतजामिया को 1 डिश पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा करने का हुक्म दिया गया है। तो ये पॉलिसी मुतारिफ क्यों करवाई गई है, इस पर पाबंदी क्यों जरूरी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद अशफाक अशरफ साहब हैं, सदर है मैरिज हॉल एसोसिएशन लाहौर के। अशफाक साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
अशफाक साहब, शादी ब्याह और जितनी भी तकरीबात होती हैं वो तो हमने देखा वहाँ पर तरह तरह के खाने पहले बनते थे, अब तो बहुत सालों से वन डिश ही चल रही है, तो जिस पे अमल दरामद भी कराया जा रहा है कि अब वन डिश चलेगी। सबसे पहले तो बताइए वन डिश की जो पॉलिसी है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? वन डिश पॉलिसी के हवाले से पूछूंगी। वन डिश में जब ये वन डिश इंट्रोड्यूस हुई है 2006 के अंदर जाके ये कानून पास हुआ, ठीक है, कौमी असम्बली से, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए है। उसके बाद फिर इसके ऊपर प्रॉपर अमल दरामद शुरू हो गया, लेकिन उसमें जब गवर्नमेंट्स चेंज होते नहीं वक्तन फवक्तन, उसमें जब ये मियाँ साहबान गवर्नमेंट आई, आई मीन नवाज लीग गवर्नमेंट आई 2008 के अंदर जब आए, तो उन्होंने आके वन डिश के ऊपर थोड़ा सा हमें टफ टाइम दिया कि उन्होंने वन डिश को अपनी तरफ से अपनी तरीके से उन्होंने उसको ट्रांसलेट कर दिया कि आप जो चावल हैं आप उसमें कोई मटन या चिकन नहीं डाल सकते, या आप सैलड नहीं दे सकते, या आप हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स नहीं दे सकते। तो फिर उसके लिए फिर हमने अदालत से रजू किया, हम हाई कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके हमने फिर उनसे तशरीह ली कि वन डिश की तशरीह की जाए कि वन डिश का क्या मतलब है। तो फिर उसमें कोर्ट ने बड़े डिटेल के साथ उसको एक्सप्लेन किया कि वन डिश मीन के एनी टाइप ऑफ राइस, यानी कि कोई भी एक चावल, कोई भी एक सालन और कोई भी एक रोटी, उसके साथ हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक और एक स्वीट डिश, यानी कि एक चावल हो गए, एक सालन हो गया, एक स्वीट डिश और साथ रोटी और हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स आप दे सकते हैं वन डिश के अंदर। ये कोर्ट ने उसको बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये जो कानून था ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं था, पूरे पाकिस्तान के लिए था। तो उसमें स्पेशल उन्होंने मेंशन किया कि अब हमारा डिफरेंट कल्चर है पूरे मुल्क के अंदर, हर बंदा अपने कल्चर के हिसाब से खाना देता है, बिल्कुल ऐसे तो वो अपने कल्चर के हिसाब से जो भी कोई बिरयानी पकाना चाहता है, कोई पुलाव पकाना चाहता है, कोई सादा चावल करना चाहता है अपने कल्चर से, वो कर सकता है। तो इसलिए उसमें आप कोई भी एक तरह के चावल, एक तरह का सालन और एक तरह की स्वीट डिश और कोई किसी भी एक तरह की रोटी दे सकते हैं और साथ हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे आपने कहा कि 2006 में ये कानून पास हुआ था, लेकिन उससे पहले इस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी कि वन डिश होगी, वह आप किसी भी तरीके के सालन जितनी भी डिशेस बनवा सकते थे। ये कानून क्यों लाया गया, किस वजह से इस पर पाबंदी लगी है? इस पर वो पाबंदी एक्चुअली लगी इसलिए कि गवर्नमेंट के ख्याल तक शायद आप लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं खाने के ऊपर, बहुत ज़्यादा डिशेस होती हैं, और प्लस ये कि गरीब बंदे को रिलीफ देने के लिए, और उनका ख्याल था कि इसमें इकोनॉमी में भी बेहतरी आएगी कि वेस्टेज ऑफ फूड होता था, बाकी चीज़ें होती थी। इसलिए फिर 2006 के अंदर ये कानून लाया गया कि वन डिश की एक मुतारफ़ करवा दी गई कि पूरे पाकिस्तान में ये वन डिश लागू होगी। उससे पहले भी पाबंदी थी, उससे पहले जो पाबंदी थी उसमें तो था कि आप हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं, चाय और सूप देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं दे सकते थे। लेकिन ये फिर भी वन डिश आने से हमारे कारोबार में काफ़ी फ़र्क पड़ा और काफ़ी बेहतर। अब ये वन डिश एक अच्छा फैसला गवर्नमेंट का, और जहाँ तक इसके ऊपर अमल दरामद करने की बात है, तो ये तो पिछले तकरीबन कोई 13-14 साल से इसके ऊपर प्रॉपर अमल दरामद हो रहा है। और पंजाब कहीं नहीं पर भी होता। अशफाक साहब, ये पॉलिसी मौजूद है, ये कानून भी मौजूद है, लेकिन किसी इलाके में हम देख लें या लाहौर के किसी इलाके में भी हम देखते हैं तो वहाँ पर ये अमल दरामद नहीं हो रहा होता, इसकी क्या वजह है? अब खिलाफ वर्जी हो रही होती है। बिल्कुल खिलाफ वर्जी हो रही होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो चांसेस हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि अब ये हम पिछले 15 साल से, और स्पेशली जब से ये मियाँ साहब के जो 10 साल गुजरे हैं, तो हम लोग इसमें अब हर बंदा कंफर्टेबल हो गया। अब क्लाइंट भी आके हमें इतना फोर्स नहीं करता कि हमारा वन डिश से ज़्यादा खाना करें। हाँ, कोई इक्का दुक्का कहीं पे कोई वायलेशन हो जाए तो हम उसको आप कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम जो हो रहा है वन डिश ही हो रहा है, और हर जगह पे वन डिश को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और अब तो हमारे जो क्लाइंट हैं वो भी बड़े यूज टू हो गए हैं, हमारे हालों वाले भी हो गए हैं, और प्लस इंतज़ामिया जो है वो अब एक प्रॉपर एक चेन सेट हुई है, ये ऊपर से लेके नीचे तक हमें प्रॉपर चेक एंड बैलेंस किया जाता है। लोग आते हैं, हमें मोनिटर करते हैं, देखते हैं कि हम वन डिश दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो हमारी भी कोशिश होती है कि वन डिश ही दें, और ज़्यादातर वन डिश होती है। हाँ, कभी इक्का दुक्का कोई वाक़या, कभी कोई क्लाइंट आ जाता है जो फोर्स करता है जी हमें वन डिश से ज़्यादा चाहिए, या एक आध डिश आप एक्स्ट्रा कर दें, तो उसमें कोई बंदा शायद कोई देता हो, लेकिन मेरे ख्याल में वो उसमें बड़े कम चांसेस होते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई केस आता है, अशफाक से मैं पूछना चाहूँगी कि कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद भी अगर हो रहा है, तो इस तरह के केसेस आते हैं तो जिम्मेदार कौन होता है? वो जो होटल मैनेजमेंट होती है वो जिम्मेदार होती है, या फिर वो जो जिनकी शादी हो रही होती है वो खानदान इस पे पकड़ा जाएगा? एक्चुअली कोई भी हाल वाला तो नहीं चाहता ना कि मैं वन डिश की वायलेशन करूँ। बाज़ का कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, कोई क्लाइंट ऐसा आ जाता है जो कि फोर्स करता है जी कांडिया मुझे एक आध डिश एक्स्ट्रा दे दें, या उसको क्लाइंट कोई गेस्ट बाहर से आने होते हैं इस तरह की, तो उसमें जाके वो जो हॉल वाला है उसमें वो कोई एक आध डिश कर देता है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है आजकल। मैंने कि अब हम लोग भी, हमारा माशरा भी, हमारे लोग भी
इससे बड़े सिमिलर हो गए हैं, स्पेशली हॉल इंतज़ामिया जो है। और अगर हम पूरे पाकिस्तान में बात करें, पंजाब और पंजाब में स्पेशली लाहौर, तो लाहौर की क्योंकि यहाँ पे तो बड़ी शुरू से सख्ती भी रही है, बहुत ज़्यादा वायलेशन शुरू में होती रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई हैं, लेकिन अब जाके हर चीज़ बड़ी स्मूथ हो गई। अब लोगों को हमें कहना भी नहीं पड़ता कि आप वन डिश करें या वन डिश पे फोर्स नहीं करना पड़ता, तो लोग खुद ही अपनी मर्ज़ी से ही वन डिश करवाते हैं। तो कोई होगा एक आध बंदा जो कि कहता होगा, लेकिन इतना मेरे ख्याल में कोई इतनी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन बहुत सी फैमिलीज होती है ना, वो खुद आके भी कहती हैं कि हमें ये वाली डिशेस चाहिए जो आप लोग हमें दे रहे हैं, हमें वो नहीं चाहिए। तो फिर किस तरह उन्हें टैकल किया जाता है, किसे समझाया जाता है फिर उन्हें? उसमें ये होता है कि हम उनको उसमें जैसे मैंने बताया एक राइस है, एक और साथ एक ग्रेवी है, तो उसमें हम फिर उसमें कुछ उसमें राइस के अंदर जाके उनको कर देते हैं कि उसके अंदर आप किसी भी तरह के, जैसे शुरू में हमें प्रॉब्लम आई, मैंने बताया कि हमें उनमें कह था कि चिकन नहीं डाल सकते या मटन, तो हम कहते हैं आप राइस के अंदर कोई चीज़ डलवा लें। सपोज आप राइस के अंदर मटन डलवा लें, मटन का पुलाव कर लें, चिकन का कौरमा कर लें, या फिर अगर आप चिकन का पुलाव कर लें, मटन का कौरमा कर लें, तो इससे वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है कि उनको चिकन और मटन दोनों चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि अक्सर फैमिली में ये डिस्कशन होती है कि जी कोई कहता है जी हमारे बच्चे मटन नहीं खाते, या कोई होता है जी चिकन नहीं खाते, तो उनको होता है कि चिकन और मटन दोनों चीज़ें हों ताकि रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो फिर हम चिकन का पुलाव कर देते हैं, मटन का कौरमा कर देते हैं, या फिर मटन का पुलाव चिकन का कौरमा कर दिया, तो इस तरह उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो इसलिए हमें भी इतनी प्रॉब्लम अब नहीं आती है, अब काफ़ी चीज़ें बेहतर होगी, मतलब दोनों एंड से अब चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू होगी। क्योंकि पिछले 15 साल से अभी रूटीन चल रही है ना, 15 साल से हमें चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, वॉच किया जा रहा है। शुरू में प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको क्लाइंट को हमें एक्सप्लेन करना, उसको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं चीज़ें। लेकिन अशफाक साहब, बहुत सी शादियाँ तकरीबात हैं जो फार्म हाउसेस पे भी की जाती हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल रहती है? वहाँ पर भी यही होता है या सिर्फ ये जो पाबंदी है ये सिर्फ मैरिज हॉल्स तक ही महदूद रहती है? नहीं, ये आप कह सकती हैं कि जहाँ तक फार्म हाउसेस की बात होती है तो वहाँ पे वायलेशन होती है, और वहाँ पे जो वायलेशन होने की वजह भी ये कि जब हॉल वाले रिफ्यूज़ करते हैं कि हम वन डिश से ऊपर नहीं दे सकते, तो फिर लोग वहाँ पे फार्म हाउसेस पे अपने घरों पे तकरीब मुनक्कद कर लेते हैं कि वहाँ पे हम ये इस तरह की वायलेशन कर सकते हैं। क्योंकि जो हॉल्स है वो एक परमानेंट प्लेस है, उसके ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है, इंतज़ामिया आती है ऑलमोस्ट डेली आके देखते हैं। जब आप किसी भी और जगह पे जाके फंक्शन करते हैं किसी लॉन में, तो आपने साल में एक फंक्शन किया, दो, तो वो इतना ज़्यादा नज़र में नहीं आता। आपने फंक्शन किया, आप चले गए तो पता नहीं चलता। तो इस तरह के अगर केसेस हो भी तो वो लोग इस तरह आउटडोर में या फार्म हाउसेस पे जाके कन्वर्ट कर लेते हैं कि हॉलों में इतना ज़्यादा उसका नहीं होता इम्पैक्ट। तो मैनेजमेंट आप लोग हॉल्स पर आके किस तरह फिर चेक एंड बैलेंस करती है, चेक किस तरह करती है, क्या रूटीन होती है उनकी? उसमें एक प्रॉपर चेन है, ऊपर जैसे एसी साहब बैठे हुए हैं, उसके बाद उसके नीचे उनकी इंतज़ामिया है, फिर लोकल गवर्नमेंट के जो बंदे हैं जो हमारे टाउन के आदमी हैं वो प्रॉपर डेली आते हैं। मैं इवन के फंक्शन ना भी हो तब भी उन्होंने आके देखना कि फंक्शन है या नहीं है। तो वो अब ये एक ऐसी रूटीन सेट हो गई है, हमें भी पता है, हमारा फिर उनसे अब एक ताल्लुक भी बन जाता है कि एक बंदा रूटीन में आता है, आके चेक करता है, तो वो फिर उसमें हमें पता होता है कि बंदा आ रहा है, चेक कर रहा है। और फिर उसके बाद कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आए तो मैंने देखा गवर्नमेंट ने स्पेशली इस चेक एंड बैलेंस के लिए कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं, अब मैं कि गवर्नमेंट भी है, फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों की भी ड्यूटी लगा दी, फिर पटवारियों तहसीलदारों की भी ड्यूटी लगा दी, तो हमें 4-4, 5-5 टीमें मोनीटर कर रही होती हैं जो कि आगे देख रही होती हैं वक्तन फवक्तन, और ऑलमोस्ट डेली। और क्योंकि स्पेशली फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो हमारे वीकेंड्स होते हैं तो उसको हमें प्रॉपर वॉच किया जा रहा है, इसलिए हम मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमारा बंदा अब वायलेशन करता है या वो वायलेशन का सोचता भी है। मतलब ताउन किया जाता है इंतजामिया के साथ आप लोगों की तरफ से? ताउन इंतजामिया के साथ भी किया जाता है, और अभी क्योंकि हमारे ऊपर वो क्लाइंट का इतना प्रेशर नहीं है। अच्छा। जो हमें आके बार बार कहेंगे जब हमें वन डिश से ज़्यादा, तो क्लाइंट भी आता है तो वो भी बड़ा कंफर्टेबल होता है, आके बात ही वन डिश की करता है, और वन डिश से वो बाहर निकलता ही नहीं है, या हमें उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन या हमें बहुत ज़्यादा उसके साथ कोई बहस नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही कहता है जी वन डिश कर दें, तो वो उसमें हम मैक्सिमम मटन या चिकन ये हम डिसाइड करते हैं वो कहाँ फंक्शन होता है। तो अशफाक साहब, क्या फूड इंस्पेक्शन भी की जाती है उस वक्त? हाँ जी, वो तो वो एक अलग डिपार्टमेंट है, फूड अथॉरिटी एक अलग डिपार्टमेंट है, वो आके फूड के चेक एंड बैलेंस करता है, हमारी कुकिंग को देखता है कि जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी क्या है। वो एक अलग डिपार्टमेंट फूड अथॉरिटी है, वो भी फक्तन आके हमें चेक करते रहते हैं, बल्कि उनका बंदे आके हमें समझाते भी हैं पीछे। आप लोगों को क्या SOPs क्या दिए गए हैं फूड अथॉरिटी की तरफ से कि क्या क्या आप लोगों ने एहतियाती जो तदाबीर है वो अपनानी है उस मौके पर? एक्चुअली उसमें उन्होंने शुरू में, अब तो काफ़ी हमारे आदमी ट्रेंड होंगे, शुरू में था थोड़ा इशू, तो उसमें उन्होंने फिर सेशन रखे थे, हमारे हॉल वालों के सेशन रखे थे, जो कि हमारी लेबर्स वहाँ पे जाते थे, हमारे जो
आदमी थे वहाँ पर जाते थे, वो उनको सेशन देते थे कि आपने मटन है जैसे उसको कैसे स्टोर करना है, या आप कोई चीज़ रख रहे हैं तो आपने उसको फ्लोर पे नहीं रखनी, उसको कितने ऊपर उठा के रखनी है, आपने चीज़ें फ्रीज कैसे करनी है, और आपने कुकिंग चीज़ें कैसे रखनी है, और उसको आपकी कोई चीज़ कुकड है तो उसको आपने सेपरेट रखना है, कोई चीज़ अनकुकड है तो उसको आपने सेपरेट रखना है, फिश है तो उसको सेपरेट रखना है, चिकन है उसके लिए उन्होंने फिर हमें वो जो हमारी लेबर थी उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। अच्छा। और अब वो उसके मुताबिक सारा काम करते हैं हम लोग। तो क्या अगर जब वो छापा मारते हैं या इंस्पेक्शन के लिए आते हैं फूड अथॉरिटी, जब वो देखते हैं कि अच्छे तरीके से सफाई नहीं हुई या फूड को अच्छे तरीके से स्टोर नहीं किया गया, पकाया नहीं जा रहा, तो किस तरह के फिर एक्शन लिए जाते हैं उनकी तरफ से? क्या जुर्माना किया जाता है या गिरफ्तारियां भी होती हैं उनकी तरफ से? उसमें काफ़ी हमारे लोगों को फाइन्स हुए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फाइन्स भी किए हैं, और एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ कि उन्होंने हाल सील भी किए हैं। लेकिन अब वो क्योंकि वक्त के साथ हमारे जो लोग थे इतने एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन अब वो काफ़ी एजुकेटेड हो चुके हुए हैं, वो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं, तो अब इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती। हाँ, कोई छोटी मोटी मिस्टेक किसी से हो सकती है। अच्छा। तो जब आप काम कर रहे होते हैं ना, एक ले में काम कर रहे होते हैं, तो कोई चीज़ आप मिसमैनेज आपको पता लेबर कर जाती, लेकिन ओवरऑल तो अब चीज़ें बहुत बेहतर हो चुकी हुई हैं, काफ़ी हद तक बहुत स्मूथ हो चुकी हुई हैं। तो अशफाक साहब, ये वन डिश की वजह से आप लोगों के कारोबार में तो नहीं कोई फ़र्क आया, कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ आप लोगों को? अभी आपने एक बात की फार्म हाउसेस की, हाँ जी। तो अगर मैं वन डिश के कारोबार को अपने हालों के साथ रिलेट करूँ तो शायद हमारा काम बढ़ जाएगा। अच्छा। कि लोग अगर ये सख्ती कहीं आउटडोर में भी हो जाती तो लोग फिर वो डेफिनेटली आउटडोर में नहीं जाएंगे, फार्म हाउसेस पे नहीं जाएंगे, वो हालों में ही आएंगे, क्योंकि उनको फिर वहाँ पे रह के वन डिश करने के लिए हाल में ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो हमारा ख्याल है शायद हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, लेकिन हम उनके गेस्ट भी नहीं है जो आउटडोर वाले हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, उससे बेहतरी आएगी। नुकसान हुआ है इस चीज़ से आपका? एक्चुअली एक नुकसान हाल्स का नहीं हुआ। अच्छा। जो लोग आउटडोर में काम करते हैं, जो आउटडोर केटरिंग है, उनको थोड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा। आउटडोर केटरिंग वालों जो फार्म हाउसेज में जाके लोग काम करते थे, फंक्शन करते थे या अपने घरों पे करते थे, अगर वहाँ पे भी सख्ती शुरू हो जाती है और गवर्नमेंट का वहाँ पे भी चेक एंड बैलेंस हो जाता है, तो फिर डेफिनेटली लोग आउटडोर में नहीं जाएंगे, वो हालों में ही आएंगे, उनके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। और हमारा ख्याल है कि हालों का काम बेहतर होगा, उससे उसमें और बेहतरी आएगी, ताकि आप लोगों का काम है वो भी बढ़ सके। जो एक पॉलिसी बनाई गई है वो सब पे अमल दरामद होना चाहिए। आप पे अगर अमल दरामद हो रही है वो चीज़, तो अगर जैसे फार्म हाउसेस की हम बात कर रहे हैं, उधर ये चीज़ अमल दरामद नहीं हो रही है, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो फिर क्या क्या हमें इकदाम करने की ज़रूरत है कि ताकि वहाँ पर भी एक ही चीज़ चलाई जाए, पाकिस्तान में सारे एक ही चीज़ को अफोर्ड करें, ताकि एक वो तकसीम ना हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि जो आउटडोर केटरिंग वाले हैं वो भी हमारे भाई हैं, तो मैं नहीं कह सकता कि आप उन पर पाबंदी लगा दें या उनके ऊपर, लेकिन हाँ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मेरा भी बेहतर है वहाँ पे भी, और वो चेक एंड बैलेंस होगा, जैसे मैंने अभी कहा कि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस बढ़ जाता है तो डेफिनेटली हमारा बिज़नेस और ज़्यादा लेविश हो जाएगा, उसमें और ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये कि जहाँ तक पाबंदी की चेक एंड बैलेंस है, तो वो जो फार्म हाउसेज हैं, जो लोग अपने घरों में फंक्शन करते हैं, वो इंतज़ामिया को चाहिए कि वहाँ भी जाके देखे, वहाँ भी चेक करे कि वहाँ पे वायलेशंस हो रही हैं या नहीं हो रही। तो तकरीबन अब ये एक ट्रेंड बन गया, और अगर आप देखें तो फार्म हाउसेस का पहले इतना ज़्यादा नहीं जिक्र होता था। हाँ और फार्म हाउसेस जो थे वो इतने ज़्यादा कोई परमानेंट नहीं थे, लेकिन अब तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे फार्म हाउसेस परमानेंट वो समझे हाल में कन्वर्ट हो चुके हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। कि वो सिर्फ इसी जैसे कि वायलेशन ऑफ फूड या एक टाइम की रिस्ट्रिक्शन थी, उस वजह से टाइमिंग का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वो हाल में जैसे हमने 10 बजे लाइटिंग ऑफ करनी ही करनी है, बल्कि हम 495 पे लाइट्स ऑफ कर देते हैं कि 10 o'clock तक कोई भी बंदा हाल के अंदर ना रहे। लेकिन जब आप किसी फार्म हाउस पे या किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो वो फिर लोग कन्वीनियंट होते हैं कि उनका एक फैक्टर फूड आता है, सेकंड फैक्टर जो सबसे है वो आता है टाइमिंग का। कि वो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपको टाइमिंग रिक्वायर्ड भी होती है, कि हमारा एक कल्चर ऐसा है, जैसे कोई मेहंदी का फंक्शन है या इस तरह कोई इवेंट है, तो उसमें लोगों को टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो फिर वो लोग ज़्यादातर फिर फार्म हाउसेस पे ही रिज्यू करते हैं, हम हालों पे कम ही ये फंक्शन करते हैं, क्योंकि हाल वाले इंतज़ामिया जो इतना टाइम नहीं दे सकती, वो वहाँ पे एक चेक है, वो हर चीज़ मोनीटर हो रही होती है, तो वो आप फिर 10 बजे से ऊपर टाइम नहीं दे सकते, तो इस वजह से फिर वो लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे और गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे भी जाके देखे, चेक करे। लेकिन जैसे अभी आपने कहा, तो अभी जो वेदर है वो तो लो ही नहीं कर रहा आउटडोर, अभी तो सारे फंक्शन इंडोर हो रहे हैं, और ये रमज़ान शिफ्ट तक ये समझे कि आगे
अभी रमज़ान शरीफ के बाद जो सीज़न स्टार्ट हुआ जो कि ईद उल अज़हा तक चल रहा है, बल्कि मुहर्रम तक चलेगा, ये तकरीबन 3 माह है। अच्छा। यकम मुहर्रम से ये ऑफ होगा। तो इसमें ये वेदर इतना हार्ड है, इतनी गर्मी है बाहर, क्या बाहर फंक्शन कर नहीं सकते। फिर आगे वो हमारा बरसात का मौसम आया था तो फंक्शन हॉल में होते हैं, हॉल में ज़्यादातर बंदिश होती हैं, तो आउटडोर में तो वो फंक्शन हो भी नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे जो फार्म हाउसेज है वो आउटडोर की बजाय अगर इस तरह की सख्त गर्मी पड़ रही होती है इंडोर भी कर रहे होते हैं तकरीबन। वो उन्होंने फुल अपना एक ना वो सिस्टम रखा होता है कि चले बाहर नहीं तो अंदर ही हम लोग कर ले। वो एक आप उसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। वो मेरे ख्याल में अगर हम कंसीडर करें तो हम लाहौर के अंदर जो हाल हैं शायद वो 1000 से भी ज़्यादा हाल होंगे। अच्छा। लेकिन जो इस तरह के फार्म हाउस हैं ये शायद 5-10 होंगे। हाँ, तो उसको हम फिर उसको इग्नोर कर देते हैं, इससे जो माइनस नहीं कि इतना सा तो फिर वो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। लेकिन उनके पास भी कोई इतना प्रॉपर मतलब कि निज़ाम नहीं है कि वो प्रॉपर हाल को कम्पीट कर सकें, कि हाल से रिलेटेड डेफिनेटली या उनको एक परमानेंट जगह चाहिए, उसके ऊपर उनको AC चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो वो वहाँ पे टेम्परेरी जो सेटअप है वो लग जाता है कि मार्किस लग गई या AC लगा दिए गए, लेकिन उसको परमानेंट नहीं कंसिडर कर सकते आप। वो तो एक फंक्शन के लिए आप करते हैं उसके बाद खत्म। लेकिन अशफाक साहब फिर इस तरह की जो प्रैक्टिस चलती रहेगी तो ये एक रविश बन जाएगी ना, लोग फिर ज्यादातर इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अगर इधर पकड़ा भी नहीं जा रहे हम लोग को, पाबंदी भी नहीं है ना फूड के लिहाज से या टाइमिंग के लिहाज से, फिर लोग ज्यादा उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे जो कि गलत चीज है। एक्चुअली जो लोग उस तरफ जाते हैं ना वो बहुत कम है, क्योंकि उस तरफ जाने के लिए आपके एक्सपेंस बहुत ऊपर चले जाते हैं। आप एक परमानेंट सेटअप है, आप वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे जो एक्सपेंस आ रहा है, जब आप टेम्प्रेरी सेटअप में जाते हैं वहाँ पे शमाना लगाते हैं AC या जनरेटर, तो उसकी कास्ट को आप हॉल के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसकी कास्ट हॉल की कॉस्ट से शायद कोई 1000 टाइम ऊपर चली जाती है। तो फिर वहाँ पे वही लोग जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो बहुत कम लोग हैं। तो वो जिन्होंने जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो उन्होंने काफ़ी जिनके हैवी बजट के फंक्शन होते हैं, वो लोग वहाँ पर जाते हैं। तो वो हमारे पाकिस्तान में अब कितनी अब तो अफोर्डेबिलिटी आपको पता जितनी है, तो इसलिए वो वही पहली वाली बात को 1-2 अगर ऐसे कोई फंक्शन हो जाते तो हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन यही तो वजह है अशफाक साहब कि हम लोग, मैं इस पे ज्यादा इन्हिसार कर रही हूँ कि इस चीज को इम्प्लीमेंट होने से बचाया जाए कि हम लोग फार्म हाउस पे कि जो गरीब और अमीर की जो तकसीम होती जा रही है ना, गरीब लोग ऐसे भी मैंने देखे हुए हैं जो हॉल्स हैं, शादी हॉल्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वहाँ जाके वो शादी कर सके अपने बच्ची की, अपने बच्चे की। और अमीर इतने भी होते हैं कि वो फार्म हाउसेस पे जाके उनके इतने ज़्यादा फंक्शन चल रहे होते हैं। ये जो एक तकसीम है, ये जो एक हम लोगों ने कर दी हुई है ना, अपने खुद ही तबके बना दिए हुए, इसको हम लोग कम करना चाह रहे हैं। एक्चुअली ये जिस तकसीम की आप बात कर रहे हैं ये तो शुरू से ही है। अगर हम इसको हॉल के अंदर भी जाके देखें तो हॉलों में जो हमारे हॉल्स ऐसे हैं जो कि बड़े लो एंड पे हैं, जहाँ पे 450-500 में भी काम हो रहा है, आप 1000 में भी करा सकते हैं, आप 2000 में भी जाके पर हेड में करवा सकते हैं। सही। तो हॉलों को भी अगर हम देखें तो हॉलों के अंदर भी बड़ी तकसीम, बड़े बड़े खूबसूरत हॉल भी हैं और बड़े लो एंड हॉल भी हैं। अब हमारे इस मतलब कि अगर आप लाहौर में देखें तो ऐसे इलाके जहाँ के हाल बड़े नॉर्मल से हैं, बड़े नॉर्मल से भी शायद लेस हैं। अब गरीब लोग वहाँ पर जाते हैं कि जो उनको, अब उसको आप ख़त्म नहीं कर सकती। अब बहुत हाई एंड हॉल्स हैं, अब देखिए आप वहाँ पे तो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। खाना वन डिश ही होता है, लेकिन उसका एम्बियंस, उसका लेआउट वो टोटल डेफिनेटली डिफरेंट होता है। तो वो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं ये तो शुरू से चलती आ रही हैं। अब हॉल के अंदर लोगों ने इतने खूबसूरत हॉल बनाने कि लोगों को आउटडोर में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो फैसिलिटीज़ आपको हॉल में मिल जाती हैं वो आपको बाहर नहीं मिलती। इवन अभी देखें कोविड की आपने बात की, कुछ अर्सा पहले कोविड ख़त्म हुआ है, तो कोविड के अंदर भी जितने बेहतर SOPs और जितना बेहतर अमल दरामद हाल वालों ने करवाया है वो आउटडोर में नहीं हो सकता था। और जितने ज़्यादा SOPs फॉलो किए गए हैं, सैनिटाइजर रखे गए हैं, उसके बाद मास्क बनाए गए हैं। में कितना आप लोगों का नुकसान हुआ, क्योंकि तकरीबात तो मैक्सिमम कह लें कि बंद ही हो गई हुई थी, खत्म हो गई हुई थी। कोविड में अगर आप कहें तो नुकसान का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। कितना नुकसान हुआ कि बहुत सारे हमारे हॉल्स और मार्केट्स लोग बेच के बंद करके चले गए, क्योंकि बहुत सारे हाउस और मार्केट्स वो रेंट पे भी थी, तो वो रेंट ही नहीं अफोर्ड कर सके। तो तकरीबन 2 साल एक बिज़नेस बंद रहा है, और उसमें भी हमारे ऊपर ऑन ऑफ होता रहा है कि कभी वो बिज़नेस खुल गया है, कभी बंद हो गया है। फिर उसके ऊपर कुछ वेंटिलेशन वाले मामला आ गए कि आप वेंटिलेशन से चला सकते हैं। फिर जब वो हॉल खुलते भी थे तो उसमें होता था कि हमारे ऊपर पाबंदी, गैदरिंग की रिस्ट्रिक्शंस आ जाती थी कि आप 100 से ऊपर फंक्शन नहीं कर सकते, 200 से ऊपर फंक्शन नहीं कर सकते। अब बाज़ हाल इतने बड़े थे कि वो 200 का फंक्शन करते थे तो वो अपने एक्सपेंडिचर भी मीट नहीं कर पाते थे। तो इससे बहुत सारी हमें प्रॉब्लम रही। अब अल्लाह का शुक्र है कि अभी लास्ट ईयर यानी कि एंड पे जाके ये चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं, कोई बेहतरी की तरफ आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है।
तो जितना डेफिनेटली जो परमानेंट प्लेस होती है वहाँ पे जितने बेहतर तरीके से लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है वो किसी टेम्प्रेरी जगह पे नहीं किया जा सकता, कि वहाँ पे आप इतना ना वॉच कर सकते हैं ना आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो जो परमानेंट जगह है वहाँ पे हॉल्स हैं, वहाँ पे आप ड्यू टू ये जब कोविड आया, कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से हॉल वालों ने परफॉर्म किया है। उसके बाद जब वन डिश की बारी आती है वहाँ पे, टाइमिंग की बारी आती है वहाँ पे, और यहाँ पे इंतज़ामिया का चेक एंड बैलेंस भी ईजी होता है। इस वजह से यहाँ पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान है। और हमारे जितने भी हाउस वाले हैं स्पेशली लाहौर के या पंजाब के, तो वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को फॉलो किया और उसके ऊपर अमल दरामद किया। लेकिन अगर हम बाकी किसी की बात करें तो वो जैसे हम सिंध की, बलोचिस्तान की या KPK की बात करें तो वहाँ पे तो ये कानून का अमल दरामद ही कोई नहीं है। वहाँ पे तो लोग ना गवर्नमेंट का विजन है ना उसको, लेकिन पंजाब की हद तक जो भी गवर्नमेंट्स आई है उन्होंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। इवन के ये जब तरीके इंसाफ आई है तो उन्होंने भी काफ़ी इसके ऊपर अमल करवाया। मियाँ साहब की गवर्नमेंट में तो बहुत स्ट्रिक्ट था, अभी भी दोबारा हमजा शहबाज ने कह दिया कि सख्त जो है अब हम बड़ा सख्ती ज्यादा करने जा रहे हैं वो अब हम बड़ा यूज्ड टू हो गए इससे। अच्छा, इस चीज पे यूज्ड टू हो गए लेकिन अशफाक साहब, कोरोना में मैं पूछना चाहूंगी, लोग आप लोगों से ताउन करते थे? मतलब इंतजामिया तो कहती थी कि आप लोगों ने इतनी गैदरिंग इकट्ठी करनी है, SOPs का ख्याल रखना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है, लोग ताउन करते थे आप लोगों से? जी बिल्कुल, उसमें ये था कि एक्चुअली लोग ताउन करते थे लेकिन कहीं कहीं नहीं भी करते थे। लेकिन उसमें ये था कि हमारे अपने SOPs इतने टाइट होते थे कि लोगों को ताउन करना पड़ता था कि हमने बंदों को सैनिटाइज़र या मास्क पहनाए या फिर हमने जो अपनी जो सिटिंग अरेंजमेंट की वो इसके मुताबिक करते थे कि लोगों का डिस्टेंस मेंटेन रहे। अच्छा। उसमें फिर हमें जैसे कि हमने बुफेस पे खाना नहीं दिया, हमने खाना टेबल्स पे दे दिया। फिर हमने इवन यहाँ तक भी किया कि हमने डिस्पोजेबल प्लेटें यूज़ कर ली, ताकि वो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा कोविड के बहुत ज़्यादा था तो वो प्लेटें डिस्पोजेबल यूज़ कर ली। फिर हमने उसके ऊपर फर्दर ये किया कि हमने अपने जो वेटर्स थे वो खड़े कर दिए बुफेस के ऊपर कि वो खाना डाल के दें ताकि हर क्लाइंट उस स्पून को हाथ ना लगा सके जो गेस्ट आ रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हमने उस वक्त मेजर्स लिए ताकि ये बिजनेस किसी तरह भी थोड़ा सा चल सके। तब हम लोगों ने मेजर्स लिए हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं, तभी हम इस पर काबू पा सके हैं और अब जो है हम अब अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। मोहम्मद अशफाक अशरफ साहब मौजूद थे, सदर मैरिज हॉल एसोसिएशन लाहौर है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं और अपना मौक़िफ़ आपने पेश किया है। और जनाब, शादी हॉल्स के हवाले से बात कर रहे थे, वन डिश के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और जैसे जैसे लाहौर की आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे शहर के मसाइल भी इजाफा हो रहा है उनमें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक मेजर इशू बनता जा रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सफरी सहूलियात दम तोड़ने लगी हैं और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसें सड़कों से गायब हैं और बेशतर रूट्स भी इस वक्त बंद हो चुके हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद रूट्स बहाल करने में नाकाम दिखाई दे रही है और जिसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर 2.5 से 3 लाख मुसाफिर धक्के खाने पर मजबूर होते हैं। और बस स्टॉप्स की अगर बात की जाए तो जनाब वो तो खस्ता खाल हैं। इंतजामिया मुतबादिल ट्रैफिक सहूलियात फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौर की अगर बात की जाए तो सफरी सहूलियात के फुकदान को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा शुरू किया जो अब एक सफेद हाथी बन चुका है। और सालाना अरबों रुपए की सब्सिडी से चलने वाले इस मंसूबे की वजह से एक जानिब ट्रांसपोर्ट के दीगर मंसूबे नजरअंदाज हो रहे हैं तो दूसरी तरफ ऑरेंज लाइन के साथ साथ चलने वाले बहुत से रूट्स को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। अब एक मरतबा फिर से मुस्लिम लीग वापस आ चुकी है तो उनसे क्या उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है शबीर हैदर जफर हैं। शबीर, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्र, मैं ठीक हूँ। आपसे कुछ अच्छी खबर भी लेकर आए हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि नहीं? फिलहाल तो कोई ऐसी खबर नहीं है कि आप अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि कोई अच्छी खबर होगी,
ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ मतलब नहीं। ये जो ट्रांसपोर्ट है ये हमें नहीं मिलेगी। ये लाहौर कहा जाता है, बल्कि है भी है, एक मेट्रोपॉलिटन शहर है जिसमें लाखों के हिसाब से लोग नहीं रहते, करोड़ों के हिसाब से लोग रहते हैं। तो ये क्या फुकदान है ट्रांसपोर्ट का, क्या वजह क्या है इसकी, क्यों नहीं ये सहूलियात हमें मिलती हैं? मुनीबा, बात यह है कि साल 2012 में इस लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का वजूद लाया गया था। तो उस वक्त अलबरा कंपनी के साथ मुआहदा हुआ था, उसमें 172 बसें उनकी थी। अच्छा। और 228 के तकरीबन करीब मुख्तलिफ प्राइवेट ऑपरेटर से जिनके साथ मुआहदा हुआ था। 400 बसें टोटल उस वक्त चलाई गई थी। अच्छा। 5 साल का मुआहदा किया गया था कि 5 साल ये जो बसें हैं ये चलाई जाएंगी। 5 साल के बाद 2017 में ये मुआहदा ख़त्म हुआ, तो उस वक्त हुकूमत ने 3 साल का मुआहदा दोबारा कर लिया उन्हीं के साथ, वही बसें, और उन बसों को रिपेयर नहीं किया गया। अच्छा, वही 5 साल पहले चली, फिर 3 साल दोबारा वही चली। अच्छा। अब 3 साल जब चल गई हैं, उसके बाद दोबारा किसी ने भी ये जहमत नहीं की कि अगले 3 साल के बाद दोबारा उस कंपनी को, वो कंपनी तो वही है, रूट्स वही हैं, बसें जो हैं वो चेंज कर ली जाएं। नहीं अगर हो रही तो उनके लिए मुतबादल कोई किसी और कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया जाए। आपने डिपार्टमेंट बनाया है, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वहाँ पर ये काम प्लानिंग डिपार्टमेंट का उनका, कि प्लानिंग डिपार्टमेंट को चाहिए कि 6 महीने, साल, 2 साल पहले उसकी अगली प्लानिंग करे कि आया कि ये बसें अगर फॉर एग्जांपल ख़त्म हो रही हैं, इनकी मुद्दत पूरी हो गई है, इन बसों के मुतबादल अगर वो कंपनी नहीं आगे चलना चाह रही तो उनको चाहिए कि उसके मुतबादल किसी दूसरी कंपनी को हायर करे। नहीं कर सकती तो उसके लिए कोई मुतबादल ट्रांसपोर्ट का एहतमाम करे, क्योंकि वो तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हैं, लाखों रुपए तनख्वाहें ली जा रही हैं। और वो डिपार्टमेंट जो 4 साल से जिसने एक बस भी नहीं बस रोड पर चला सका, उस डिपार्टमेंट का क्या फ़ायदा। और उस डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले जो लाखों रुपए इस मद में ले रहे हैं कि उन्होंने प्लानिंग करनी थी, ठीक है, उन्होंने बसें चलानी थी, और उसमें डिपार्टमेंट बनाए गए थे, IT डिपार्टमेंट, उन्होंने बसों की ट्रैकिंग चेक करनी थी। उसके बाद अंदर कंप्लेंट सेल बनाया गया कि बसों के अंदर कोई इजाफी किराया ले रहा है तो उसका कंप्लेंट सेल है। वो अभी तक स्टिल काम कर रहे हैं, वो अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं। और क्या है कि अवाम के लिए जो सफरी सहूलियात हैं, जो अवाम के लिए वो लोग भर्ती किए गए, अवाम को सहूलत देने के लिए सबसे बड़ी बात है प्लानिंग डिपार्टमेंट है। ओके, ठीक है, प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम है कि गाड़ी अगर आपने चला ली है, एक मुआहदा कर लिया कंपनी के साथ, तो 5 साल का मुआहदा है, तो 3 साल के बाद आपको अगला मुआहदा करने के लिए आपको और कंपनी हायर करनी चाहिए। नहीं है, इसके साथ अगर आपकी बात नहीं कंप्लीट हो रही, वो नहीं काम करना चाह रहे, या उससे बसें आप ले लें। जो अब आपने तजवीज़ दी है कि जी लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाया है, 7 माह गुजर गए हैं, अब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को ये कहा जा रहा है कि आप खुद इसको करें, आप खुद एज ए ऑपरेटर काम करें, आप अपनी बसें लें और एज ए ऑपरेटर काम करें। ये अगर अब वो ऑपरेटर के तौर पे काम करने के लिए तजवीज़ दी जा रही है, और इस तजवीज़ को आप ये 5 साल पहले भी तो कर सकते थे। 5 साल पहले अपनी बसें, वो जो खस्ता हाल हो चुकी थी, जो 400 बसें थी, वही बसें आप उन कंपनियों से ले लेते जो उन्होंने अपनी बसें कबाड़ में सेल की हैं। और उन दिनों में खबरें भी चली, ये बसें काटी जा रही हैं, क्योंकि वो तो प्राइवेट ऑपरेटर्स की थी, उन्होंने तो अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी उसको करते, तो ये उनको रिपेयर करके दोबारा चला सकते थे। लेकिन शबीर, ये जो महकमे के अंदर जो डिपार्टमेंट जैसे आप बता रहे हैं कि वो मॉनिटरिंग के लिए भी बनाए गए हैं, कि प्लानिंग के लिए भी बनाए गए, तो इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस का कोई महकमा नहीं है कि वो देखे जाके कि अगर ये वहाँ पे बैठे हुए हैं, अच्छी खासी तनख्वाह भी ले रहे हैं, काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे? मुनीबा, असल बात यह है कि ये जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना, ये है महकमा ट्रांसपोर्ट के अंडर। ठीक है, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी मैस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ये महकमा ट्रांसपोर्ट के अंडर है, काम कर रही है। इनको महकमा सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने देखना है, ये सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को जवाब दे हैं। यहाँ पे एक CEO लगाए हुए हैं, वो DMG ग्रुप के हैं, वो काम कर रहे हैं। एक है गवर्नमेंट ऑफिसर जो इसमें काम कर रहा है, और दूसरा है इनमें DGM है जो इन्फोर्समेंट, जो DSP जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट के लोग हैं। उसके बाद बाकी तमाम प्राइवेट लोग हैं, और वो प्राइवेट लोग जो इन्होंने खुद एक इंटरव्यू पे भर्ती किए हुए हैं, और सवाए इन्फोर्समेंट अमला के, जो इन्फोर्समेंट जो फील्ड में काम कर रहा है, वो NTS के पेपर पास करके आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देखें DGM 4 DGM है, चारों DGM के पास गाड़ियां भी दी हुई हैं, फ्यूल भी दिया जा रहा है, और उनके पास उनको दीगर मराहत भी मिल रही हैं, वो सारी उन्हें मिल रही हैं। हाँ जी, और उसके साथ साथ अगर बात करें, सबसे बड़ी बात है कि CEO के नीचे COO रखा हुआ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। वो 11 साल से काम कर रहा है, तकरीबन 11 साल हो गए, और वो डायरेक्ट भर्ती हुआ है एक इंटरव्यू कॉल पे। ठीक है, और उसका काम है कि उसने ऑपरेशन इसको करना। क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का काम क्या है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तमाम अमरात ले रहे हैं, 5 साल हो गए हैं,
आपने उस कंपनी का दिवालिया कर दिया, कंपनी के लिए आपने कोई काम नहीं मतलब किया। खुद आप सारी मराहत ले रहे हैं, आपको गाड़ी भी मिली हुई है, फ्यूल भी मिल रहा है, बाकी भी सारी मराहत मिल रही तमाम मिल है, रही है। लेकिन इन रिटर्न जिन लोगों के लिए आपने काम करना है, जिनके पैसों से आपको तनख्वाह मिल रही है, उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे। उनके लिए किसी ने कुछ सोचा ही नहीं है। हाँ, आपने गाड़ियां चलानी थी, आपने गाड़ियां, अगर आपका 2019 से रूट बंद हुए हुए हैं, 2019 से आज तक ये आपने प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाया है, प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम है कि प्लानिंग बना के देना और फिनांस से आपने बजट अप्रूव करवाना। अब इन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक बसें आएंगी, इलेक्ट्रिक बसों सुन के ही लिए, रहे हैं हम लोग भी। इलेक्ट्रिक हाँ। बसों के लिए इन्होंने क्या किया कि फिजिबिलिटी तैयार होगी, अच्छा। फिजिबिलिटी भी थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं। अच्छा। तो फिर इस डिपार्टमेंट का क्या फायदा। और वो 2 महीने का टाइम दिया गया था कि ये फिजिबिलिटी 2 माह के अंदर तैयार करके भिजवाई जाएगी फाइनेंस डिपार्टमेंट को, ठीक है। वो फिजिबिलिटी वो जिस थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं वो अभी तक 7 माह हो गए, अभी तक वो फिजिबिलिटी तैयार नहीं हुई। और ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को इन्होंने कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इन पंजाब पहले तो लाहौर को संभालना था। एग्जैक्टली, इनका यही था ना कि शायद हमने लाहौर के लिए इतनी अच्छी प्लानिंग की है, इतनी अच्छी ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, पंजाब को भी हम संभाल लेंगे। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, कुछ वही रविश है अभी तक। मैं ये कहता हूँ कि वो एक दावे क्या कि पंजाब, लाहौर को पंजाब कर दिया है। हाँ। और लाहौर जो मेन आपका शहर है जहाँ पे आपकी तकरीबन कोई 12 करोड़ के करीब आबादी है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हाँ जी। वो उस आबादी के लिए आपने इन रूट्स के ऊपर रोजाना 2.5 से 3 लाख मुसाफिर सफर करते थे, बेशक। और उनमें सीनियर सिटीजन लोगों को फ्री कार्ड आपने दिए हुए थे, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स ग्रीन के लिए कार्ड थे, दिए हाँ हुए जी, थे, बिल्कुल और ऐसे ही उनके है। लिए एक आपने काउंटर बनाया हुआ था जिसमें 4 से 5 लोग आपने भर्ती किए हुए थे, और वो स्टिल अभी 5 साल से फ्री बैठ के अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं। उसका कौन जिम्मेदार है, कहाँ से तनख्वाहें जा रही हैं? वो जो पांच लोग वो हैं। उसके बाद आप चले जाएं आईटी डिपार्टमेंट में चले जाएं, आईटी डिपार्टमेंट का काम है कि वो गाड़ियों की ट्रैकिंग करना। आईटी का काम था कि गाड़ियां जा रही हैं उनकी ट्रैकिंग, उनको ट्रैक करना और सारी चीजें सूरत देखना। तो फिर और शबीर, वो हम आईटी किस चीज डिपार्टमेंट के इस वक्त 10 से 12 लोग हैं, और जिनमें एक उनका काम जो कर रहे हैं लाखों रुपए वो तनख्वाह ले रहे हैं। उनके ट्रैकिंग कहाँ पे वो कर रहे हैं, कौन सी गाड़ियां हैं 5 साल से कहाँ पे हैं? 4 साल से ज्यादा अरसा तो गाड़ी बिल्कुल बंद हो गई है, और 5 साल से तो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गई हाँ। थी। और 4 साल से वो तनख्वाहें ले रहे हैं। कौन जिम्मेदार है, कहाँ से तनख्वाहें जा रही हैं? ये अवाम की जेब से पैसे हम ही टैक्स देते हैं, तो हमारे जेब से ही जा रही है ना। हाँ तो जी। मतलब हमें तो फिर किस चीज का कौन सवाब मिल पूछने रहा है? वाला कौन है इनसे? ये सवाल तो ये है कि कौन पूछने वाला है? सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के अंदर पिछली आते हैं, हुकूमत में किसी ने नहीं पूछा इनसे। किसने पूछा है? हमने मुतअद्दिद बार कहा है। साहब का जो आपके वजीर ट्रांसपोर्ट थे जहांजेब खान खिची साहब से, उनसे मुतअद्दिद बार पूछा गया, कहते जी हम काम वो तो कर फोन रहे लाइन पे भी नहीं आते थे बात करने ठीक के है, लिए। वो भी हाँ। नहीं बात ही नहीं करते थे। अब ये पीएमएलएन से बात की है कि आपका ये प्रोजेक्ट था, हाँ। आपने इसको स्टार्ट किया, अब ये, और वो भी बात अभी करने के पोजीशन में वो कहते हैं जी अभी हमने तो किसी को साइन ही नहीं किया कि किसने क्या काम करना है। अच्छा। और वो आएंगे तो फिर हम देखेंगे, इसके ऊपर हम पूरी एक फिजिबिलिटी बनाएंगे, इस पे पूरी सर्च करेंगे, फिर आपको इसका जवाब देंगे। अवाम को जवाब देने के लिए इस वक्त कोई भी पोजीशन में नहीं है कि अवाम किसके मारून मिन्नत कहाँ पे क्या खड़ी है, अवाम को क्या कौन देगा, कुछ समझ नहीं आ रही इस वक्त। अब ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो इस बिल्कुल पंजाब ऐसे, ट्रांसपोर्ट हाँ जी। कंपनी में जिसका जो बस चल रहा है वो कर रहा है। मैं कहता हूँ 4 डीएमजी हैं जिनके पास गाड़ियां भी हैं, उनको स्कॉट भी दी हुई है, उनको उसके साथ साथ तमाम राहत घर में दी जा रही हैं, फ्यूल दिया जा रहा है। वो किस जुमरे में ले रही है? कौन उसको, वो कहाँ से आ रहे हैं पैसे? वो जो उनका बजट जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है? हाँ। और उसके बाद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आपने लगाया हुआ है, वो क्या काम कर रहा है? जबकि आपके पास सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसके बाद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का काम ही नहीं रह जाता। वो आपका डीएमजी ग्रुप का ऑफिसर है, और बहुत अच्छे ऑफिसर है, वो काम बहुत अच्छे कर रहे हैं कोशिश, मगर माफिया है, काम नहीं करने दे रहा, काम उनको कोई करने नहीं दे रहा। वो यहाँ पे अब कोई भी है वो ये कहेगा फिर नाम की तब्दीली हुई है, सिर्फ लाहौर को हटा के ना पंजाब लगा दिया गया लेवल पे ले है, गए। और उसको और काम कोई नहीं हो रहा, सिर्फ काम जीरो है। काम जीरो है, जीरो कहीं पे काम नजर है, नहीं हाँ। आ रहा। काम आपको कहीं दिखाई क्या क्या दे रहा है? लाहौर, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा लाहौर है। हाँ। उसके बाद आपने कहा था फैसलाबाद करेंगे, पिंडी करेंगे, हम मुल्तान करेंगे, हम भावलपुर करेंगे, ये करेंगे, रेंगियार का कहाँ पे करेंगे? लाहौर यहाँ को ही पे कर लें, बड़ी बात है, फिर बाकी शहरों में भी चले जाएंगे। दूसरा हम देख रहे हैं कि ये जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो लोग फिर प्राइवेट चीजों पे अब जाएंगे। इस वक्त आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि पहले स्टूडेंट कार्ड होता था, बच्चा जो है 20 रुपए का उसका, क्योंकि 40 रुपए का सॉरी तो उसको 20 रुपए देने पड़ते थे, वो 40 रुपए में आ जा सकता था। हाँ जी, उसको exactly। ग्रीन कार्ड दिया हुआ था। हाँ। और मजदूर जो अफराद थे, सीनियर सिटीजन, उनके लिए फ्री सहूलत दी गई थी। सही। इन रूट्स के ऊपर जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी कि पहले लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, इन रूट्स के ऊपर तकरीबन 19 रूट्स है जहां पर रोजाना की बुनियाद पे जो 2.5 से 3 लाख मुसाफिर करते थे, उनमें कम से कम 2 से 3 हज़ार तो ऐसे लोग थे जो मजदूर भी थे,
ठीक है, 5,000 आप लगा सकते हैं, उनमें स्टूडेंट भी थे और स्टूडेंट्स जो थे उनके लिए उनके वालिदैन को बहुत शबीर आपसे मजीद बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम बात करें मैडम सफरी सहूलियात के हवाले से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमने देखा कि कोई हाल नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, और जो हम लोग हैं, जो आम आदमी है जो सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही अफोर्ड कर सकता है, वो भी इस वक्त धक्के खाने पर मजबूर है। कहिएगा क्या कहेंगी, ये कब तक ये जो सारा मामला है, सिचुएशन है, ये बेहतर हो सकती है आपके मुताबिक? जी बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और ख़ास तौर पर बड़े शहर मेट्रोपॉलिटन जिसको आप कहते हैं, दुनिया के हर बड़े शहर के अंदर जो सफरी सहूलियात हैं और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इनकरेज किया जाता है और किया जाना चाहिए भी। अभी आप जो कह रही थी कि जो लोग अफोर्ड नहीं करते उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी है, हमें एक्चुअली उस साइड पर जाना चाहिए जहां पर जो लोग गाड़ियां और जो अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं उनको भी इनकरेज करना चाहिए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। इसके बहुत सारे फायदे हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर हो सकता है। जो प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रैफिक के हवाले से, जो रश के हवाले से, जो सड़कों की कमी, जितनी सड़कें आप बनाते जाएंगे लेकिन एक एक घर के अंदर अगर 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं तो वो सड़कें भी कम पड़ जाएंगी। आबादी के हिसाब से आपको ये सब चीजें देखनी होती हैं, और इसीलिए मियां शहबाज शरीफ साहब ने, जब वो खादिम आला पंजाब थे, उन्होंने इसी सोच के साथ जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमेशा इनकरेज करने की कोशिश की, जिसके अंदर आप ऑरेंज लाइन देख लीजिए, इसके अंदर मेट्रोज देख लीजिए। फिर उन्होंने स्पीडो बसेस जो है वो उनको इनकरेज किया ताकि लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो हमारे मुल्क के अंदर एक सियासत का एक बुरा रुख है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो मुखालिफिन का लगाया हुआ हो उसको जो है वो बंद करना हम फर्ज ऐन समझते हैं, और उसके ऊपर जो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट हुई होती है आम आदमी के पैसे की, वो जाया हो जाती है। तो हमारा प्लान बिल्कुल ये है कि शहबाज शरीफ साहब जहां इन तमाम मामला को छोड़ के गए थे, हाँ जी, उसको वहां से आगे ले जाया जाए। आपने देखा है कि उन्होंने आते ही वो जो इस्लामाबाद के अंदर एयरपोर्ट के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, जी जी, उसको बिल्कुल बनी हुई थी वो, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत ने उसको शुरू नहीं किया था। उसको शुरू कराया, लोग उससे बहुत फायदा उठा रहे हैं। और हमने जो ऑरेंज लाइन के हवाले से बाकी लाइन है, पर्पल लाइन है, ग्रीन लाइन है, ये लाइंस ऑलरेडी इसकी फिजिबिलिटीज बन चुकी हैं, और मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा कर रही है दुनिया टीवी भी कि जो आज इस हवाले से लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और हमें इनकरेज करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकि हम अपना फ्यूल भी बचा सके, एनवायरनमेंट भी बेहतर कर सके, और जो ट्रैफिक के मामला हैं उसको भी सॉल्व कर सके। लेकिन मैडम मुझे ये बताइए, पहले जिस तरह सहूलियत दी जाती थी सीनियर सिटीजन्स को, माजूर जो लोग थे या जो स्टूडेंट्स थे, जो आना जाना जिनका होता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, उन्हें एक सहूलियत दी जाती थी, क्या इस तरह की कोई और मंसूबे बनाए जा रहे हैं, पाइपलाइन में हैं आप लोगों की? जी बिल्कुल, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं जी, और ये हमारी तारीख गवाह है कि जब पीएमएल की गवर्नमेंट आई है उसने डिलीवर किया है। लेकिन अभी तो आप देख रही हैं कि इमरान खान साहब जो है वो जा तो चुके हैं, लेकिन अभी भी पंजाब के अंदर एक बहरान की सी कैफियत है। अभी तक जो है वो कैबिनेट नहीं बनाई जा सकी है। अभी जो मामलात होते हैं गवर्नमेंट लेवल के वो उस तरह से फंक्शन नहीं हो पा रहे, लेकिन उसके बावजूद हमजा शहबाज साहब जो है वो रोज इस हवाले से मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और यकीनन ये जो सब्सिडीज विड्रॉ की थी पिछली हुकूमत ने, उनको बड़े लोगों को सब्सिडी देने पर एतराज नहीं होता था, लेकिन आम आदमी को सब्सिडी देने पर उसका खजाना खाली रहता था। हमारा खजाना जब भी खुलेगा वो आम आदमी को सब्सिडी देने के लिए खुलेगा, और यकीनन ये तलबा के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए जो हमारी पॉलिसी थी, मुझे यकीन है कि हम उसी को आगे लेके चलेंगे। लेकिन मैडम मैं यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन के हवाले से पूछना चाहूंगी, पिछली हुकूमत उसको कहती रही है कि ये एक सफेद हाथी है, ये अपना भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है, तो आपकी हुकूमत में इस हवाले से क्या प्लान किया जाएगा? इस देखिए, उनको तो पता ही नहीं था ना किसी काम का, उनको तो कूड़ा उठाने का भी पता नहीं होता, तो उनको ऑरेंज लाइन का क्या पता कि ऑरेंज लाइन कैसे चलानी थी और क्या कॉन्सेप्ट कंसीव किया था शहबाज शरीफ साहब ने इसके हवाले से। तो मैंने जैसे कहा कि शहबाज साहब का वो प्रोजेक्ट है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उसके ऊपर तमाम फिजिबिलिटीज ऑलरेडी बनी हुई है कि हमें इसको मुनाफा बख्श कैसे करना है। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर ना चाहते हुए उसको जो है वो चलाया था आखिरी 1 साल के अंदर, 3 साल तो उसको बंद रखा वैसे। तो ये जो ऑरेंज लाइन है इसको भी इंशाल्लाह ये वायबल है, बिल्कुल है, और इसको हम चला के दिखाएंगे आपको। अब खैर चल तो रही है लेकिन इस तरह नहीं चलनी थी, इसके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और भी रिलेटेड थे।
जिसके बिल्कुल अंदर ऐसे ही, हाँ उसने जी। रेवेन्यू भी जनरेट करना था और अपने आप को भी फीजिबल करना था और पाकिस्तान के खजाने को भी जो है वो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होना था। लेकिन इन बेचारों को कूड़ा उठाने नहीं आया, ऑरेंज लाइन उन्होंने क्या चला ली थी। जी अच्छा मैडम, मेरा नाम शबीर हैदर है और मैं लाहौर न्यूज़ का नुमाइंदा हूँ। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी आपने बनाई थी और ये 2012 में बनाई गई थी, 2017 में इसका मुआहदा ख़त्म हुआ और 5 साल हो गए हैं। इस कंपनी में लाखों की तादाद में, यानी कि लाखों रुपए जो तनख्वाही के मद में दी जा रही हैं और 4 साल से इन 19 रूट पर रोजाना की बुनियाद पर 2.5 से 3 लाख मुसाफिर सफ़र करते थे और 4 साल हो गए हैं एक बस भी उन रूट पर नहीं चलाई गई, जिसके लिए सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो सीनियर सिटीज़न हैं और स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स को हैं, जो रोज़ाना 40 रुपए में सफ़र करते थे और अपने स्कूल और कॉलेज से वापस घर आ जाते थे। आज उनको 400 से 500 रुपया रोज़ाना की बुनियाद पर खर्च करना पड़ रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कि हमने जो है वो ऑरेंज लाइन के साथ और मेट्रोस के साथ हमने दूसरी भी सर्विस शुरू की थी बसेस की, जो कनेक्टेड थी। जहां जहां ऑरेंज लाइन और मेट्रो नहीं जाती वो बाकी लाहौर के हिस्सों को उसके साथ अटैच कर रही थी। और ये भी जाहिर है ये जी बीवी बुग़्ज़ शहबाज शरीफ का शिकार हुआ है जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही कैबिनेट कंप्लीट होती है और ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर साहब आएंगे तो अभी तो बहुत सारे मसाइल और चैलेंजेस आपको पता मुल्क में और बहुत लेवल के हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट हमेशा से हमारी तरजीह रही है और आम आदमी को जो है वो एक बावकार और अच्छी ट्रांसपोर्ट देना हमेशा मुस्लिम लीग नून का विजन रहा है और इसको हम बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम, बजा फरमाया आपने कि मुल्क में और भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो हमें दरपेश है, लेकिन एक ट्रांसपोर्ट भी एक ऐसा मसला है जिससे हमें निकलने की जरूरत है। आजमा बुखारी साहिब हमारे साथ मौजूद थी, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। मैडम बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और इस पर बात की है। और शबीर हैदर जफर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ भी हमारे साथ मौजूद है। शबीर आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए हैं और जो ओवरऑल सूरत हाल थी ट्रांसपोर्ट कंपनी की और उस पर बात की हमने कि शहर लाहौर में इस वक्त क्या चल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कब तक हमें मुहैया हो जाएगी, सहूलियात का जो वादा किया जाता है वो कब तक हमें मिल जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बैक टू जागो लाहौर जनाब। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं फैशन की दुनिया के हवाले से। तो मौसम गर्मा इस वक्त अपने उरूज की जानिब बढ़ता जा रहा है और जब मौसम चेंज होता है तो हमारा पूरे का पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। खाने पीने से लेकर हमारे पहनावे तक, हमने क्या पहनना है, किस कलर का पहनना है, मेकअप किस तरह का करना है, सब कुछ चेंज हो जाता है। और हर मौसम जो है ना अपने साथ नए फैशन ट्रेंड्स लेकर आता है और हर मौसम के अपने रंग भी होते हैं कुछ। और आपको पता ही है कि फैशन की दुनिया में रंगों का इंतखाब करना कितना मैटर करता है। तो मौसम गर्मा की आमद के साथ ही मार्केट में लॉन के नए नए प्रिंट्स की बहार भी आ जाती है। तो मुख्तलिफ ब्रांड्स की जानिब से इस वक्त समर कलेक्शन मुतारिफ करवाई जा चुकी है। तो मौसम गर्मा में रंगों का इंतखाब कैसे किया जाए, आजकल कौन कौन से फैशन ट्रेंड्स ज्यादा इन हैं और कौन कौन से इस वक्त आउट हो चुके हैं और किन प्रिंट्स की, किन रंगों की ज्यादा डिमांड है इस वक्त मार्केट में, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है नताशा खान है जो फैशन डिजाइनर है। नताशा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फैशन ट्रेंड्स के हवाले से बात करनी है क्योंकि बहुत सारी खवातीन का ये एक कह लें कि इंटरेस्ट है, इस पे बहुत डेवलप होता है कि हमने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। जब भी मौसम चेंज होता है, गर्मी आ चुकी है, गर्मी में क्या इन है और क्या आउट हो चुका है? गर्मी में इस दफ़ा जो है लाइटर कलर में ही मोस्टली हर दफ़ा ही जाना पड़ता है क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा होती है तो लाइटर कलर में ही काम हो रहा होता है। तो इस दफ़ा जो है वो फ्लावर्स में भी बहुत लोग खेल रहे हैं। प्रिंटिंग जो है वो मिक्स प्रिंटिंग है, लाइक 2 पीसेज में भी इस तरह है और एम्ब्रॉयडरी के साथ भी बन रहा है बहुत ज़्यादा जी। शीशा वर्क बहुत इन है और पास्टल कलर्स हैं, लाइक लाइट कलर्स के अंदर लाइलिक है, लाइट ब्लू है, पर्पलिश है। सो वाइट की कलेक्शन मैंने बनाई इस दफ़ा जो बहुत अप्रिशिएट किया गया उसको। तो वाइट भी बहुत इन है। बहुत से लोगों ने वाइट पहना जी बिल्कुल, वाइट इज टू मच इन आई थिंक दीस डेज। या तो ये कलर्स हैं जो आजकल जी खासतौर पर गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। पहन तो सब कुछ ही सकते हैं लेकिन जो ज्यादा, क्योंकि हीट इतनी ज्यादा है, अगर आप डार्क कलर में जाते हो
तो और ज्यादा उसको वो देख हीट कर ही अब्जॉर्ब गर्मी लगना शुरू हो जाती है कि हमने इतना वो डार्क कलर पहना हुआ है। बिल्कुल। तो मुझे बताइए फिर किस तरह का फैब्रिक किस तरह का चल रहा है? फैब्रिक ज्यादा कॉटन में ही काम हो रहा है, लाइक अच्छा। कॉटन में लॉन ही डेफिनेटली, क्योंकि स्पेशली पंजाब में हम लोग रहते हैं तो यहाँ के लिहाज से तो और कोई मुझे नहीं लगता कि हमारे पास और फैब्रिक कोई option नहीं एक्सेप्टेबल हो होता, जाता हाँ। है। जी बिल्कुल। तो उसमें वो करंडी नेट वगैरह भी आया हुआ है, लिलन में हो रहा है, अच्छा। ज्यादा लॉन में बन रहा है। सही। तो इस तरह अभी के तो नताशा जैसे मैं बता रही थी कि जैसे ही गर्मी आती है तो लॉन कलेक्शन भी जी, बिल्कुल। शुरू हो जाती है। अभी सबने इंट्रोड्यूस भी करवा दी हुई है लॉन में। तो लॉन में क्या है, किस तरह का प्रिंट्स आ रहे हैं, या सटल कलर तो एक तो चल रहे हैं लेकिन प्रिंट्स किस तरह के हैं? बहुत ज्यादा प्रिंटेड तो नहीं चल रहे, या क्या चल रहा है लॉन में? मिक्स है सब कुछ। लाइक मैंने जो नोटिस किया है वो हैंड पेंट्स के साथ भी बहुत कुछ अच्छा। है और एम्ब्रॉयडरी के साथ भी बन रहा है शीशा। आई कैन लाइक, लेकिन ज्यादा जो वन कलर भी सॉलिड कलर्स में भी लॉन इस दफा बहुत इन हुई है। उसके ऊपर भी हमने डिफरेंट डिजाइन्स करके Exactly, उसको हाँ। आर्टिकल्स को बनाया है। लाइक ऊपर छोटी सी कोटी कर दी और लॉन्ग कार्डिगन्स बना दिए और सिमेट्रिकल के साथ हमने खेला है, तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन इस साल हमने देखा है नताशा कि फैशन ट्रेंड में एक तो चिकनकारी बहुत ज्यादा बहुत चली ज्यादा है, है। दूसरा शीशे का काम बहुत ज्यादा चला है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और इसका रिस्पांस भी बहुत ज्यादा है। चिकनकारी तो पर्सनली मेरी भी फेवरेट है। अच्छा। जी, तो अभी इंशाल्लाह आई एम वर्किंग ऑन इट। तो अभी मैं बकरा ईद से पहले निकालूंगी कुछ न्यू आर्टिकल्स। चिकनकारी भी। जी, मिक्स होगा, चिकनकारी भी होगा और दूसरे भी थोड़ा सा। और शीशे का काम पहले हम देखते थे कि पहले जमाने में होता था, अब दोबारा से वो चीज हो रही है। और शीशे की जगह पन्ना भी तो लग रहा है ना, वो भी काम पन्ना हो भी रहा है। लग रहा है, लेकिन फिर भी वो जो पहले वाला शीशे का काम होता था ना, वो तो बकायदा हैंड के साथ Handmade लगाया होता जाता था, था। हाँ। लेकिन अब जो शीशा है वो डिफरेंट कट्स में भी आ रहा अच्छा। है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पहले सिर्फ राउंड शीशा लगता Exactly, था, हाँ। अब वो चकोर भी लग रहा है हाँ। और उसके पन्ना वर्क भी है और वो मशीन एम्ब्रॉयडरी के साथ भी हो रहा है। और हमने जो कुछ चीजें की हैं वो मशीन एम्ब्रॉयडरी के साथ हमने उसमें हैंड पेंटिंग का इस्तेमाल भी किया है। अच्छा। और वो बिल्कुल डिफरेंट करके, लाइक इट्स रियली गुड। एम्ब्रॉयडरी की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत एम्ब्रॉयडरी भी ज्यादा। बहुत देखी है मैंने आजकल। आजकल बहुत, और वो भी फ्लावरी बहुत चल रहा है। हाँ। मतलब जो फ्लावर्स आज से बहुत सालों पहले हम लोग खुद भी सिखाया हाथ करती से, थी हाँ, अम्मा, knitting करते वो थे। चीजें आजकल दोबारा है। मतलब वो जो पुराने जमाने के जो सारे फैशन ट्रेंड्स थे वो वापस आ रहे हैं। बिल्कुल वापस आ रहे हैं, ये हकीकत है। लेकिन उसमें थोड़ा सा जो डिजाइनर्स अपना टच नहीं, डाल देते हैं। डिजाइनर हम अपने मॉडर्न टच को तो नहीं छोड़ सकते ना। वी हैव टू रन विद अवर रेस, जो आजकल का दौर है, और स्पेशली जो यूथ है, तो यूथ तो आजकल वो ज्यादा ट्रेंडी चीजों में जाती है। और मेरा अपना भी जो स्टाइल है ज्यादा वो ट्रेंडी ही है, फ्यूजन ही है। लाइक मैं ईस्ट और वेस्ट को मिक्स करके बनाती हूँ। वो चल भी आजकल फ्यूजन ही रहा है ना, कोई ज्यादा ईस्ट पहन सकता ना ही वेस्ट पहन सकता। बिल्कुल, तो वो फिर हर टाइप का जो मेरा कस्टमर है वो हैप्पी हो जाते हैं, यंग गर्ल्स भी और वुमेन्स भी। तो इस तरीके उनकी डिमांड जो है उसको मलहूज़ बिल्कुल, खातिर रख बिल्कुल, के उनके तो बनाया आप जाता ये है, जी। बनाती हैं। स्लीव्स के हवाले से, कट्स के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि वो किस तरह के चल रहे हैं। स्लीव्स आजकल हम पफी स्लीव्स भी देख रहे हैं। पफी भी हैं, चुनट वाली भी हैं, और मैंने बेल स्लीव्स, शायद आप समझ आता हो, जो बेल खुली सी होती है, हाँ। जी, नहीं ऊपर से वही आएगा लेकिन यहाँ से बेल हो जाती है, सो वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो स्लीव्स का भी डिफरेंट है, जो स्लीवलेस पहनती हैं वो तो फिर स्लीवलेस ही हो जाता है, बट अगर आप फुल स्लीव्स में पहन रहे हैं तो फुल में बेल भी आ रहा है, क्वार्टर साइज भी। अभी मैंने फुल पहना हुआ है, सो इट्स डिपेंड लाइक डिमांड क्या आ रही है, डिमांड क्या आ रही है, कस्टमर किस तरह का है, वो फुली कवर्ड पहनना चाहता है तो हम उसको भी रिस्पेक्टेडली उसी तरह का हम डिजाइन करेंगे जिसमें वो कवर भी हो और आजकल के फैशन के मुताबिक खूबसूरत भी लगे। लेकिन डिमांड ज्यादा ईद पे किस चीज की आई आपको? डिमांड ज्यादा तो लॉन को ही, और हर बंदा बस कह रहा था हमें ऐसा फैब्रिक में बना के दीजिए जी। तो मिक्स ही थे, हम लोगों ने जो फॉर्मल बनाए हैं वो मिक्स बनाए हैं। लहंगे में भी थे और शरारे भी थे और गरारे भी थे, लेकिन उसको हमने फैब्रिक समर का यूज कर लिया था। बाकी हमने फॉर्मल का टच दे दिया था उसमें, डिफरेंट एम्बेलिशमेंट थोड़ा सा फॉर्मल कर दिया जाता है कि दुपट्टे और गेंजा के हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अब ये मैंने बिल्कुल प्योर का दुपट्टा कैरी किया हुआ है, ठीक है। और हालांकि मेरा ये जो फैब्रिक है ये समर का है, तो इस तरीके से हम उसको फॉर्मल में भी, ये सेमी फॉर्मल में यूज हो सकता है। सही। तो इस लिहाज से लाइक अब तो बहुत डिफरेंट हो गया है, और गेंजा भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और गेंजा बहुत है, दुपट्टों में हो जाए, उसकी कमीजें भी, नेट बहुत चल रही है लोग, जी बिल्कुल। नेट और गेंजा और लॉन और कॉटन हम मिक्स करके इसको डिफरेंट चीजें बन, शिफोन भी चलता है, लेकिन शिफोन बहुत आउट हो चुका है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आई पर्सनली डोंट लाइक टू वर्क विद शिफोन बिकॉज
इज वेरी अनरिलायबल फैब्रिक, क्योंकि हम उसको इतनी मेहनत से उस पे करते हैं काम और वो करते हैं, अगर हाँ। काम कर लें तो वो थोड़े ही दिनों में उसकी कंप्लेंट्स हो जाती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि फैब्रिकेशन पे बहुत ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब क्लाइंट आता है एक डिज़ाइनर के पास, उसकी होती है कि क्वालिटी उसकी स्टैंडर्ड मेंटेन हो, तो फिर उस लिहाज से फैब्रिकेशन इज द वेरी इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली मतलब इतना अगर आप Pay मेहनत करते हैं करते तो हैं, पे बिल्कुल। करते हैं, तो अगर एक ही दफा पहनने के बाद आपका ड्रेस खराब हो जाए जी। तो फिर क्या फायदा इतने पैसे लगाने का या डिजाइनर के पास जाने का। फिर लोग कहते हैं कि जनाब हम घर पे ही रह लें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और दूसरा हमने ये भी देखा था नताशा की डाई एंड डाई का भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट जी, है, बिल्कुल, चुनरी बिल्कुल। भी अब आ चुकी है, डाई एंड डाई भी आ चुका है, एक जैसी शलवारें कमीजें भी चल रही, मतलब ये सारी चीजें कॉम्बो होके निकल रही है। कॉम्बो होके निकल गई है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लाइक लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं, अच्छा। लाइक 40 लेंथ से ज्यादा 50 तक भी लोग पसंद कर रहे हैं, हाँ। जो कि तकरीबन पूरा एक मैक्सी जितना पूरी ही एक शर्ट हो मैक्सी गई बन जाती आपकी, है, हाँ। ठीक है। और बट लॉन्ग अगर सीधी शर्ट्स में जाएंगे तो लॉन्ग ही चल रहा है, और अगर सिमेट्रिकल में जाएंगे तो कट्स एयरलाइन भी कॉर्नर चल रही है और वो सारी, और हाँ। डिफरेंट भी है, और ट्राउजर्स में भी स्ट्रेट भी है, बेल बॉटम भी है, सही, तो शलवारें भी हैं। मिक्स भी है, एवरीथिंग इज मिक्स राइट नाउ। लेकिन अब थोड़ा सा यूनिकनेस ये हो गई है ना कि पहले जो हम ट्राउजर्स बनाते थे वो बिल्कुल सिंपल होते थे, और अब हम बेल बॉटम पे भी काम कर रहे होते हैं, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी हो जाती है, थोड़ा ऑर्गेन्जा का टच भी बीच में पैच आ जाता है, तो वो बहुत हसीन लगता है। अगर आप लॉन्ग शर्ट के साथ खुले काजों के साथ अगर वो शर्ट कैरी करते हो तो बहुत क्लासी लुक Classic लड़की सा का लगता आता है, है। हाँ, तो exactly। वो भी मतलब इस फैशन तो कभी भी एंड नहीं हो सकता, उसमें हर चीज रोज नई नई होती रहती है। नई चीजें आती जाती हैं। दूसरा लेसेस का काम भी बहुत ज्यादा जी, चल जी। रहा है, वो भी अभी तक हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, ये जो लॉन में है वो लेसेस, और ये देखें ना इसमें भी तो सामने पैचेस ही हैं आपके। एग्जैक्टली। सो वी मिक्स एवरीथिंग लाइक वट एवर द डिजाइनिंग कंट्रास्ट आपके फैब्रिकेशन के साथ जाता है, डिजाइनर उसी तरह उस चीज को डिजाइन कर देता है। और मैं तो देखती हूँ डिजाइनर से ज्यादा आजकल जो लड़कियां हैं और सोशल मीडिया उसने इतना ज्यादा एक्सपोजर कर दिया है कि अब तो हमें और ज्यादा जो है ना वो अलर्ट रह के Alert डिजाइनिंग रहना करनी पड़ता है, पड़ती है, हाँ, क्योंकि अब क्लाइंट को खुद पता है उसको क्या कि उसको चाहिए, क्या चाहिए, हाँ। और हमें अच्छा लगता है ये हाँ। कि उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, तो इजी हो जाता है। लेकिन मुझे बताइए कि फिर कह लें कि किस चीज पर सूट करता है। अगर मैं पहनूं तो मुझे किस तरह के कलर्स पहनने चाहिए, लेकिन अगर कुछ हेल्दी लोग भी हैं, हेल्दी खवातीन भी होती हैं, उन्हें गर्मियों में किस तरह के कलर्स पहनने चाहिए ताकि वो थोड़ी सी दुबली पतली लगे, देखिए प्यारी लगे? हेल्दी के लिए तो हमेशा से जैसे कोई भी वो प्रिंटेड अगर पहनेंगे तो स्मॉल प्रिंट पहने, सही, ठीक ताकि है। उनको वो और ब्रॉड फिगर ना लगे, सही, ठीक ठीक है। है। और अगर और हमेशा स्ट्राइप्स में लॉन्ग डिजाइनिंग की जो ओके। शर्ट्स होती हैं उससे भी आपका जो है वो घेराव कम हो जाता है। ठीक है। और कट्स भी हम लोग इसी तरह देते हैं कि उनकी बॉडी जो अगर थोड़ी सी अनशेप है तो हम उसको इस तरह का कट करके देते हैं जिसमें वो बैलेंस लगते हैं और उनके जो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है वो चीज कवर हो जाती है। तो वो तो इसीलिए डिजाइनर माना जाता है ना। डिजाइनर एग्जैक्टली, फिर इसीलिए माना और जाता आप है। पे आते हैं तो आप पे तो कोई भी कलर सूट करेगा, क्योंकि आप यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन, तो इस पे कोई भी कलर आप पे सूट करेगा। लेकिन जिनको हाइट का मसला होता है उनके लिए क्या कहेंगी? वो शलवारें कमीजें पहने या किस तरह की चीज उन्हें कैरी करनी चाहिए? हाइट छोटी ही हुई है, तो उनके लिए जो मैं कहूँगी उनको शॉर्ट शर्ट लेनी चाहिए और नीचे जो ट्राउजर हैं उनको थोड़ा सा वॉल, ताकि उनकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाए, क्योंकि अगर वो लॉन्ग शर्ट पहनेंगी तो और नीचे छोटी चली लगना जाएंगी शुरू हो जाएंगी, जी। हाँ। तो उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट कट्स में जाना पड़ता है, क्योंकि ये चीज बड़ी जरूरी है कि बहुत हमें जरूरी पता है। हो कि हमारे ऊपर क्या सूट करेगा, क्या नहीं करेगा, किस तरह का डिजाइन हमने पहना है, किस बिल्कुल। तरह का बट कट मुनीबा पहना है। ये इंडिविजुअल हम कह सकते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है करता ना, है, हाँ। कि जैसे हमारा क्लाइंट आएगा उस हिसाब से हमने उसको डिजाइन करना होता है। बट इन जनरल तो हम यही बात कहेंगे जो एक जनरल बातें हैं कि आपको बता सकते हैं किस तरीके से कि किस तरह आपने करना है, लेकिन फिर भी उनको कन्विंस जी, करना बड़ा बिल्कुल, मुश्किल बिल्कुल। होता है कि आप लोगों पे ये सूट करेगा, ये नहीं सूट करेगा। बंदे को कन्विंस करना बड़ा बिल्कुल मुश्किल है, जी, और खासतौर पर खवातीन को। खवातीन को। बट वंस दे आर ओके विद यू, फिर वो कहीं जाते भी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, उनको कन्विंस कर लिया जाए ना तो फिर वो हो जाती हैं कि नहीं ठीक है, ये सही कह रहे हैं। हमारे साथ नताशा खान फैशन डिजाइनर मौजूद थी। नताशा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं और फैशन ट्रेंड्स के हवाले से हमारे से बात की है। जनाब नई नई कलेक्शन इस
वक्त जितने भी फैशन डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने अपनी लॉन्च कर दी है। और अगर आप लोग भी ख़रीदना चाहते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि हमने क्या पहनना है, किस तरह का पहनना है, तो आप फैशन डिज़ाइनर से रुजू कर सकते हैं जो आपकी टेंशन ख़त्म कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं जनाब और कुछ बात कर लेते हैं फिट रहने के वाले से, क्योंकि अगर हमने अच्छे कपड़े पहनने हैं ना तो हमें फिट भी रहना होगा, और फिट रहने के लिए हमें योगा करना होगा, ये एक्सरसाइज करनी होगी। तो सिलाफिर रफ़ी हमारे साथ मौजूद है, योगा एक्सपर्ट है, उनकी तरफ चलते हैं और वो आज हमें बताने वाली है योगा फॉर फोकस, हम फोकस किस तरह रह सकते हैं। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और सीखते हैं आज उनसे योगा। जी सुलाफे, ओवर टू यू। मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं योगा फॉर फोकस। बहुत सारे लोग, उनका जो मिथ है योगा के हवाले से कि उनको लगता है या तो सिर्फ वेट लॉस के लिए, या बहुत सारे लोगों को लगता है वेट लॉस शायद इससे नहीं होता, ये बहुत स्लो है। बहुत सारे लोग फिर ये समझते हैं इतनी स्लो चीज़ है, ये आपकी लाइफ में क्या लेकर आएगी। आपको अगर अलर्टनेस चाहिए, आप क्रिएटिव होना चाहते हैं और फोकस को डेवलप करना चाहते हैं, तो योगा आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज जिनमें होल्ड होता है और आपको ये पॉजिटिव रखता है, तो साथ ही साथ आपकी ज़ात में बैलेंस आएगा और आप फोकस और कंसंट्रेशन, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा वो जो स्पैन है वो कम हो गया होता है, वो ज़रा बढ़ना शुरू होगा, डेवलप होना शुरू होगा, और आप अपने जो लाइफ के डिफरेंट टास्क हैं उन पर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। स्पेशली ये एक्सरसाइजेस उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो एग्जाम्स देना चाह रहे हैं या बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, इस चीज़ की एंजाइटी होती है कि ग्रेड्स लेने हैं, अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए, क्या करना है, उसके लिए आपको फोकस की ज़रूरत है। और बच्चे 15-20 मिनट से ज़्यादा, ये एक आम इंसान भी कंसंट्रेट जो कर सकता है 15 से 20 मिनट के बाद उसका कंसंट्रेशन स्पैन नीचे आना शुरू हो जाता है, इसलिए उसको एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। लेकिन आप इसको अगर और डेवलप करना चाहते हैं तो आप इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेंगे। उनमें सबसे पहले क्या होगा, आपने नॉर्मल अपना स्टांस रखा, अपने हाथों को आपने एक्सटेंड किया और आप बिल्कुल इस तरह से इसको स्ट्रेच करते हुए, इनहेल करते हुए बिल्कुल ऊपर ले गए। ऊपर लेके जाने के साथ आपने साइड पर स्ट्रेच कर लिया, जितना आप जा सकते हैं आसानी से। अगर आपने इसको आसान बनाना है, इनहेल करते हुए आप जाएंगे, एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे, आसान बनाना है तो आप अपनी जो एक लेग है उसको आप बेंड कर सकते हैं और साइड इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। आपने 5 ब्रेथ्स या 3 ब्रेथ्स तक एक जगह होल्ड किया, एक्सहेल करते हुए आप वापस आ गए। या अगर आपको लग रहा है कि मेरे साइड में इतनी स्ट्रेचिंग नहीं है, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो आपने इसको इस तरह से परफॉर्म करना है कि साइड लंजेस जिस तरह हम करते हैं, इसमें थोड़ी देर होल्ड किया, होल्ड करने के बाद रिलीज एंड देन स्विच साइड। आपने इस तरह से स्विच टू अनदर साइड। अब यहाँ पर रहने के बाद अगेन रिलीज। आप अगर होल्ड करना चाह रहे हैं इसके अंदर तो उसके लिए आपका वार्म अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके अलावा आप क्या करेंगे, चेयर पोज भी कर सकते हैं, या आप अपने नॉर्मल सुमो स्क्वाट या नॉर्मल स्क्वाट के अंदर होल्ड करेंगे। जैसे ही आप होल्ड करेंगे तो आपका माइंड आपको सिग्नल देगा कि ये बैलेंस की तरफ जा रहा है और एक तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो आपने कॉन्सेंट्रेशन अपनी रखनी है। इसके अलावा आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे जिसको आप देख रहे होंगे और साथ ही आप कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे होंगे। इस तरीके से आपको मल्टीटास्किंग की भी आदत पड़ सकती है और आप कंसंट्रेट भी कर सकते हैं। आपने क्या किया, उस पॉइंट पर ध्यान रखा और उसके बाद आपने इनहेल करते हुए लेग को रेस किया, आना है, एक्सहेल आराम से। इसी तरीके से आप दूसरी लेग पर भी आप स्विच करना चाहें तो आप कर सकते हैं और उसके बाद रिलीज। इसमें होगा ये कि आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं 10 से 12 की रेपिटेशन के साथ या 15 रेपिटेशन के साथ या 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप इसको दोहरा सकते हैं। इसके अलावा कंसंट्रेशन या फोकस के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें आना होगा फ्लोर पर। जी, अब क्या करेंगे आप फ्लोर पर आने के बाद क्या करने वाले हैं, फ्लोर पर आने के बाद आप कोबरा करेंगे लेकिन एक्सटेंडेड या अपवर्ड। अपवर्ड किस तरह, जैसे हम प्लैंक में जाते हैं और होल्ड करते हैं, उस तरीके से आप कोबरा में होल्ड करेंगे। यानी कि आप फ्लोर पर गए और उसके बाद आपने अपनी बॉडी को जिस तरह लिफ्ट किया तो साथ ही साथ अपने पाँव से भी लिफ्ट करना है। शुरू में आप बिगिनर हैं तो यहाँ से इसको कोशिश कर सकते हैं, नेक को आप यहाँ पीछे ले जाएंगे, अदरवाइज आपको अपनी बॉडी को इस तरीके से रखना होगा। अगर आप कुछ देर यहाँ पे 5 ब्रेथ्स 3 ब्रेथ्स तक होल्ड करते हैं तो याद रहे कि आपकी कंसंट्रेशन में अच्छा खासा फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आप चीज़ों पर आसानी से फोकस कर सकेंगे क्योंकि आपका माइंड थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो हॉप करना शुरू कर देता है कहीं ना कहीं और एक मोनोटनी आपको फील होती है चीज़ों में और आप कहते हैं मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, मैं बोर हो जाता हूँ या बोर हो रही हूँ, तो आपको ये चीज़ें परफॉर्म करनी होंगी। उसके बाद आपका जो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन है या फोकस है वो बहुत अच्छे से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आएंगे हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज में, लेकिन हमें किस पोस्चर में वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी होगी कि हमारा फोकस अच्छा हो।
काउ फेस जिसे हम कहते हैं, आपने अपनी लेग्स को इस पोस्चर में रखा, चाहे तो आप अपनी साइड्स को स्विच भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी बैठ सकते हैं कि आप नॉर्मल ब्रीदिंग करें, या आप साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, ईगल पोज जिस तरह हम करते हैं उस तरीके से आपने अपने हाथों को यहाँ रखा। वो लोग जिनके लिए ये मुश्किल है पोजीशन, वो अपने हाथों को सिर्फ इस तरह से ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज आपने यहाँ हाथों को रखा, इनहेल किया एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। साथ ही जैसे ही आप इसको 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद आप स्विच कर जाएंगे साइड्स को। इसी तरीके से आप अपने बाजुओं को भी जो उसकी पोजीशन है वो स्विच करेंगे, और इस तरीके से आप अपना फोकस जो है उसको डेवलप कर सकते हैं, और कंसंट्रेशन को जो उसका स्पैन है उसको बढ़ा सकते हैं। और ये अपने बच्चों को भी आप ये एक्सरसाइजेस दिखा सकते हैं कि ताकि इनको वो परफॉर्म करें, और उनको जो ग्रेड्स की बहुत ज़्यादा जो टेंशन है लेकिन माइंड थोड़ी थोड़ी देर बाद हॉप करना शुरू कर देता है, तो ये एक्सरसाइजेस उनको हेल्प करेंगी। आई होप कि आपको योगा फॉर फोकस ये एक्सरसाइजेज और अपनी नई रेजिमेंट पसंद आई होगी, और मुझे और जागो लाहौर को आपके फीडबैक का बहुत इंतजार रहेगा, और मेरी तरफ से हमेशा की तरह आपको इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक गाइस। जी जनाब, कंसंट्रेशन और फोकस का जो हमारा मसला रहता है वो सुलाफे ने आज हल कर दिया है। इस योगा के थ्रू आप अपना फोकस जो है वो सही कर सकते हैं। तो मुझे और सुलाफे को आपने इजाजत देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।